पर आप ओमपुरी साहब को कोर्ट ले जाने वाले थे। जिस स्त्री को के साथ विश्वासघात किया, वहां गड़बड़ हो गई सर। जीवन के 10 साल पहले ही चले गए होते वो। मेरी बहन ने उन्हें संभाला है। पर ये तो हमारे इतने ए लिस्टर्स एक्टर्स बॉडी बना के लेते रहते हैं, बॉडी बना के रहते हैं, तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन तो हो ही जाता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होगा। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बताता हूं कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए तुम्हें करना क्या है। एक्टर्स बैठे लंच खा रहे, लोग बात करते। मैं समझ सकता हूं, ऐसे लोगों के भी मैं प्रॉब्लम समझ सकता हूं। आप नवाज भाई से अपसेट थे एक इंटरव्यू के दौरान। नहीं, मेरे वो मैं तो उसको जानता भी नहीं कौन है वो। मैं रियली नहीं जानता। आप बहुत निडर थे जब आपने चकते इंडिया पर डंके की चोट बोला कि शाहरुख खान ने फैक्ट्स को सही नहीं दिया। हाँ, मैंने तो काम देखा नहीं। मैंने तो शाहरुख खान की एक ही फिल्म देखी, उसका नाम चक दे इंडिया। ये तमन्ना भाटिया का क्या कमेंट था आपका कि यार ओ माय गॉड माशाल्लाह क्या दूधिया बदन है। हाँ, माशाल्लाह, क्या बात है। अंग्रेजी में बोलो तो ठीक है, और हिंदी में जैसे गड़बड़ हो जाता है ना। हिंदी आप समझते बहुत अच्छे से, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। मदर जो है अपने बच्चों को बोलते हैं खाते वक्त देखो आज की रात, तो अपने कितने उम्र के बच्चे सो जाते हैं। आई एम 71 years old, तो वो 4 साल का बच्चा है, वो 4 साल पुराना बूढ़ा है, मैं 71 साल पुराना बच्चा हूं। मैंने सुना कि प्राण साहब ने आपके पैर छुए थे, क्या हुआ? ये कहां से आपको मालूम पड़ गया है? तो आपको लगा प्रियंका चोपड़ा ने आपको किस नहीं किया क्योंकि आप सर्टेन वे में दिखते थे, वही था? हाँ, और क्या हो सकता है, हीरो नहीं था। बचपन मैंने सुना कि आप चूरन और चाय बेचा करते थे। बनाने वाला हूं मैं ही, सर्व करने वाला हूं मैं ही, दूध उबालने वाला हूं। गुंडों से मिले आप? अरे मेरे बड़े ब्रदर को डाकू माधो सिंह किडनैप करके ले गए, यहाँ पे पिस्टल रख दिए। अलग अलग नाम दिए गए, फिर लोग बोल रहे प्रोपेगेंडा है, ये सब बीजेपी के लिए बनाया गया है। व्हाट डू यू फील सर जी? बहुत है प्रोपेगेंडा, बहुत प्रोपेगेंडा है, जबरदस्त प्रोपेगेंडा है। कभी ऐसा होता था कि जब आप ए लिस्टर्स थे सेट्स में, कैरेक्टर एक्टर्स उस टाइम पे अलग बैठते थे, ए लिस्टर्स अलग बैठते थे, एक्टर एक्चुअली अराउज्ड हो गए थे जब वो सीन कर रहे थे? जो हीरो साहब थे वो कुछ ज्यादा ही गॉट कैरिड अवे, एंड कट बोलने के बावजूद वो छोड़ नहीं रहे थे। हाय, मैं अनु कपूर हूं। सब्सक्राइब कीजिए सिद्धार्थ कन्नन के यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। बचपन मैंने सुना कि आप चूरन और चाय बेचा करते थे, ऐसा ही होना? जी। वो जो आप बेचते थे उससे क्या सीखा जो आज तक आप जिंदगी में इस्तेमाल कर रहे हो? ईमानदारी के साथ काम किया। चूरन चाय भी बेची, चाय का ठेला लगाया है, और बेहतरीन चाय पिलाता था, ऊपर से मलाई भी डालता था, और छीके के अंदर छोटे छोटे ग्लास छीके के अंदर कस्टमर्स को सर्विस करता था, होम डिलीवरी करता था जी, और बहुत अच्छी चाय बनाता था। और उसके बावजूद मैंने अपने लेवल के ऊपर शायद 20 रुपए में प्रॉफिट भी कमा लेता था। इसका मतलब आप ईमानदारी का काम करके अगर 100 रुपीज नहीं तो 20 रुपए तो कमा सकते हैं। और ये सब आप खुद करते थे? जी, मैं ही चाय बनाने वाला हूं, मैं ही सर्व करने वाला हूं, मैं ही दूध उबालने वाला हूं, मैं ही वो डोंगे के अंदर चाय बना के और चीनी घोलने वाला हूं। सब कुछ मैं ही था। मुझे करना पड़ा, मजबूरियों ने ऐसा करवाया है। आपके माता पिता क्या करते थे सर? पिताजी का थिएटर कंपनी थी, मदर टीचर थी। तो छुट्टी के दिन में आया था, नीमच में पढ़ता था मैं। तो पिताजी की वजह से एक्टिंग का कीड़ा था? ना, बिल्कुल नहीं। एक्टिंग, गाना, ये सबसे दूर। मैं तो बहुत अच्छा पढ़ने में ठीक ठाक था। मैं आईएएस करना चाहता था, लेकिन यही देखे आईएएस करने के लिए मेरे माता पिता के पास तो इतने पैसे नहीं थे, तो मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी, और मजबूरी में मुझे मेरे पिताजी की थिएटर कंपनी ज्वाइन करनी पड़ी, ना चाहते हुए भी। तो बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं था मुझे। तो आप ये जो एक्सपेंसेस मैनेज करना, घर भी चलाना, ये भी कमाना, साइड में एक्टिंग भी करना, मुश्किल था आपके लिए? जी, अभी भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि गरीब का बच्चा जो होता है ना, वो इतने संघर्षों से गुजरने के बाद जो उसे मिलता है
उसको उसको आदत पड़ जाती है कि 8 आने में, आपको तो कॉन्सेप्ट पता भी नहीं होगा कि 8 आने या 4 आने या 5 पैसे क्या है। आपके बहुत सारे व्यूअर्स ने 5 पैसे का सिक्का भी शायद देखा नहीं होगा, और भगवान ना करे कि आपको 5 पैसे का सिक्का देखना पड़े, $5 देखने पड़े। आई प्रे फॉर ऑल ऑफ यू। लेकिन जब आप मुफलिसी के अंदर जीना सीख लेते हैं तो फिर आप यू बिकम अ गाय फ्रॉम द स्ट्रीट, यू बिकम स्ट्रीट स्मार्ट। जुगाड़ू नहीं, जुगाड़ू नहीं, स्ट्रीट पे कैसे जीना है आपको, झोपड़पट्टी में रह के ईमानदारी के साथ, अपने खुददारी के साथ, अपने स्वाभिमान के साथ कैसे जीना है। गुंडे आएंगे, गुंडों से कैसे निपटना है। गुंडों से मिले आप? अरे मेरे बड़े ब्रदर को डाकू माधो सिंह किडनैप करके ले गए। दैट वाज आई थिंक 8th August 1965 and he came back home after 50 days exactly on 28th September 1965। अभी जो शिवपुरी में जिसको टूरिस्ट विलेज कहते हैं, तब उसका नाम भदैया कुंड हुआ करता था। तो थिएटर में जब पिताजी के साथ किया तो बहुत सारे लोग थे, यहाँ पे पिस्टल रख दिए। गुंडागिर्दी तो बहुत कमाल की चला करती थी ना हिंदुस्तान में, छोटे शहरों में आज भी होगी, थोड़ी कम हो गई है। और आपको पिस्तौल रखा है ऐसे? हाँ, मुझे तो नाम भी मालूम उसका। तो मेरे फादर ने कहा था कि तुझे भाई खुदा तुम्हें मारने की हिम्मत दे और हमें सहने की ताकत दे। मेरे सिचुएशन निकले कैसे आप? वो आके बदमाशी किया करता था। हाँ, बीनागंज की बात है। बीनागंज मध्य प्रदेश में एक जगह है। वो चुपचाप चला गया वापस, बिल्कुल चुपचाप चला गया। हमने उसके लिए भी दुआ मांगी कि भगवान तुझे मारने की शक्ति दे और मुझे सहने की शक्ति दे। अब मारने और सहने की बात है। बुद्ध ने कहा है, वो जो देव पूरा उनके ब्रदर का था ना, उन्होंने मारा था, तो उसने कहा मैंने मारा है। तो भगवान बुद्ध ने कहा मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। हम तो मरने बैठे हैं यहां पर। मुझे कोई एक व्यक्ति बता दो जो मरने नहीं आया हो यहां पर। हम सब मरने के लिए आए हैं यहां पर, डरना नहीं है उससे। बस जीने और मरने के बीच में जो सफर है वो ठीक ठाक तय हो जाए। द जर्नी बिटवीन योर बर्थ एंड योर डिपार्चर अच्छे से तय हो जाए, बहुत अच्छा है। कभी ऐसा मोमेंट आया जहां आपका ब्रेकडाउन हो, आपने बोला ये सब मैं छोड़ना चाहता हूं यार जो हो रहा है? नहीं, जिंदगी ने कभी ऐसा कभी मौका दिया ही नहीं। हम तो स्ट्रगलर हैं, हम तो झोपड़पट्टी के लोग हैं, हम तो गरीब हैं। हमारे पास वो सोचने का समय नहीं है। कहाँ जाएंगे भाग के, किधर जाएंगे भाई? ये मेरा देश है, ये मुंबई मेरी नगरी है, मैं कहाँ जाऊंगा भाग के? मेरे पास तो और कुछ भी नहीं है। तो टू बी और नॉट टू बी वाला सवाल जो हैमलेट का था, वो दैट्स द क्वेश्चन। उसका बड़ा अच्छा ट्रांसलेशन जो किया था वो इन्होंने भी किया, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने भी किया है, और एक दो कुछ और लोगों ने भी किया है। जीना है, मरना है, तय करना है। लेकिन वो टू बी और नॉट टू बी का मुजस्सम जो है तर्जुमा नहीं है, क्योंकि बी के अंदर बहुत कुछ आ जाता है अंग्रेज़ी के। अंग्रेज़ी ज़बान की अपनी खासियत है, उर्दू ज़बान की अपनी खासियत है, और हिंदी की अपनी विशेषता है। जो हिंदी में जो एक्सप्रेशन है, जो हिंदी में भाव है, शायद उर्दू में नहीं आ पाए और इंग्लिश में नहीं आ पाए। वो बिल्कुल अलग बात है। वो अगर ट्रांसलेट करने जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। एक छोटी सी एक कहानी है जो हमारी मैनेजर प्रीति शर्मा ने सुनाई थी। वो बड़ी राधे और कुंज बिहारी कि आप तो जानते हैं प्रीति को। तो उन्होंने कहा कि एक बार जो सूरदास थे, नेत्रहीन थे लेकिन परंतु कृष्ण भक्त थे, और वो एक गड्ढे में गिर पड़े और उन्होंने टेर लगाई, पुकार लगाई श्री कृष्ण के लिए कि मैं गिर गया हूँ यहाँ पर। नेत्रहीन थे, ब्लाइंड, सूरदास। और सूरदास को हिंदी साहित्य का सूर सूर तुलसी ससी उडगन केशवदास, मतलब हिंदी लिटरेचर के जो सूर्य हैं, सन हैं, सोलर जो जिनका सिस्टम अब कहा जाता है, वो महाकवि सूरदास हैं। उनके बाद सब आते हैं। चंद्रमा की तुलना की जाती है गोस्वामी तुलसीदास से, ऐसा। तो वो गड्ढे में गिर गए और उन्होंने टेर लगाई, पुकारा श्री कृष्ण को, तो वो आ गए। ये कहानी है, लेकिन सुनिएगा आप, वो कहानी जब कल्मिनेट होती है तो क्या भाव, क्या एक्सप्रेशन है, क्या परसेप्शन है इस देश का। तो वो आ गए और उन्होंने अपनी बांसुरी दी उस
और बांसुरी में से उस पिट होल से उनको वापस निकाला और बांसुरी को छुड़ाने की कोशिश की। नेत्रहीन आदमी के हाथ से बांसुरी छूट गई तो सूरदास ने पद लिखा है वहां पर कि हाथ छुड़ावे जात हो। कृष्ण ने हाथ छुड़ा लिया ना अपना, हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जानी के मोए। तुम मेरा हाथ छोड़ रहे हो क्योंकि मैं निर्बल हूं, मैं वीक हूं, मैं कमजोर हूं। हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोए, जो हृदय से जाओगे तो सबल जानूंगा। तो है मेरे हृदय से अगर चले गए, मेरे दिल से निकल जाओगे, तब मैं जानूंगा कि तुम पावरफुल हो। मेरे दिल से नहीं निकल सकते तुम। हाथ छुड़ा सकते हो, मेरे दिल को छोड़ के नहीं जा सकते। सर ये देश का कमाल है। या इट्स अमेजिंग। इट्स सो ग्रेट। अनुज जी, आप और किन किन बातों के बारे में बहुत इमोशनल हो? देश तो हम जानते हैं, मैं देख सकता आपकी आंखों में आंसू है। नहीं नहीं, ऐसा इमोशनल नहीं है। जब आपके अंदर कोई बहाव अंदर तक चीर जाता है, आप उसका मर्म समझने लगते हैं, आप उसकी मीमांसा समझने लगते हैं, आपको उसके वाइडर पर्सपेक्टिव में आपको एक स्पेक्टिकल सेलेस्टियल एक्सपीरियंस होने लगता है, तब ऐसा होता है। इसको कैथारसिस बोलते हैं, द पर्गेशन ऑफ पिटी एंड फियर और द पर्गेशन ऑफ इमोशंस, जिसे शुद्धिकरण बोलते हैं। तो ये आंसू जो है ना, ये शुद्धिकरण है। मेरे अंतःकरण के अंदर जो भी पाप बसे हैं, जब मैं ऐसी कोई बात करता हूं, भारत माता की बात करता हूं या कृष्ण की बात करता हूं या किसी की भी बात करूं, इमाम हुसैन की बात करता हूं, हजरत मूसा की बात करता हूं, तो मेरा शुद्धिकरण होता है। रोने से और इश्क में बेबाक हो गए, रोने से और इश्क में बेबाक हो गए, धोए गए हम ऐसे कि बस पाक हो गए। ये गालिब ने कहा है। सो ये ऐसा हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसुओं से घबराना मत, आंसुओं से घबराना मत। आंसू हैं तो इस बात का सबूत है कि तुम्हारे अंदर इंसानियत अभी मौजूद है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आंसू पकड़ के मत रखना, ये तो अनमोल होती हैं। शब गम के आंसुओं की इतनी सी है कहानी, शब गम के आंसुओं से, शब गम के आंसुओं की इतनी से है कहानी, जो अटक गया सो मोती, जो टपक गया सो पानी। बस इतना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या पॉलिटिक्स हमारे फिल्म इंडस्ट्री को अफेक्ट करता है? हाँ बिल्कुल करेगा, डेफिनेटली। राजनीति, हम सब जो बाय प्रोडक्ट हैं, वो अपने टाइम के सोशियो पॉलिटिकल, रिलीजियस, फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल, कल्चरल जितने भी सर्कमस्टेंसेस हैं, उनके बाय प्रोडक्ट हैं। हम उससे अछूते रह ही नहीं सकते हैं, बिल्कुल अछूते नहीं रह सकते। जो हवा बह रही है वही हमारी नाक में सांस बन के जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम रहें मुंबई में, हम रहें रांची के अंदर या गाजीपुर के अंदर रहें या मालेगांव के अंदर रहें या हरसूद में रहें या भोपाल में रहें, सीहोर में रहें, कहीं पर भी रहें, और हवा हमारे नाक में जो है, हम जो श्वास लें वो स्विट्जरलैंड की वादियों की हो, और आइगर की नहीं जा सकती, नहीं, युंगफ्राउ की नहीं जा सकती है, पिलाटस की नहीं जा सकती है, वो जाएगी यहीं की हवा जाएगी। हम अछूते रह ही नहीं सकते। फेफड़े में तो वही हवा जाएगी जो भारत की है, इसी हवा के साथ जीना है और हम जी रहे हैं। आप बहुत निडर थे जब आपने चकते इंडिया पर डंके की चोट बोला कि शाहरुख खान ने फैक्ट्स को सही नहीं दिया। हाँ, क्या था exactly? नहीं 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 नहीं, उस चीज़ को भी बिल्कुल गलत समझा गया। देखिए समझिए, सबसे पहली बात यह है कि किसी ने मुझसे कहा कि यार ये फिल्म देखो, मैं फिल्म वगैरह देखता नहीं हूँ, बरसों पहले की बात है ये, मे बी 25 साल हो गए होंगे इस बात को, मे बी 23, 24, 25 साल। हाँ, सो एक डिस्क मंगाई, या छोटा सा एक वो था, उन्होंने सीडी कहते थे ना, उसमें देखा, मुझे फिल्म बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा बहुत अच्छा काम किया है। ये शिमित अमीन, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, उसका डायरेक्टर था। बिल्कुल। मैंने उसको मैसेज भेजा, बहुत अच्छी फिल्म बनाई है। और मैंने तो काम देखा नहीं, मैंने तो शाहरुख खान की एक ही फिल्म देखी, उसका नाम चक दे इंडिया, और बहुत कमाल का काम किया उस लड़के ने, बहुत बेहतरीन काम किया है। अभी जिस चीज को डिस्टॉर्ट किया गया, उससे शाहरुख खान का तो कुछ लेना ही देना नहीं है। उससे लेना देना है इस फिल्म को जिसने कंसीव किया, उनका लेना देना है। तब शाहरुख से खफा नहीं थे इस बात पे? मैं क्यों हूं भाई, मैं क्यों खफा? मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं। आप खफा किससे होते हैं? जो आपका अपना हो।
आपके अपने ही आपको दुख देते हैं। उसने तो बेचारे ने कभी दुख दिया ही नहीं मुझको। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो एक बहुत बेहतरीन भाई है, बहुत बेहतरीन हस्बैंड है और बहुत बेहतरीन पिता है। लेकिन अब गड़बड़ क्या हो गया, उन्होंने कहा, जब मैंने कहा भाई ये तो नेगी साहब की कहानी है, तो ये जो क्रिएटर थे ना इस फिल्म के, शाहरुख खान ना तो इस फिल्म का क्रिएटर है, ना ही डायरेक्टर है, ना ही राइटर है, ना ही प्रोड्यूसर है। शाहरुख खान तो एक एक्टर था जिसने बहुत अच्छा काम किया, बहुत बेहतरीन काम किया है। लेकिन उन्होंने कहा मिर्च खाने की आदत बहुत पड़ गई है, मिर्च जब तक यहां पे जाए तब तक तो ठीक है, लेकिन नीचे से जो मिर्ची लग खाने की वो भी आदत हो गई है, गंदी गंदी आदतें पड़ गई हैं, मिर्ची से नीचे लगनी बहुत जरूरी है। तो उन्होंने कहा आप शाहरुख खान के गले, अरे भाई ना मैं मेरी जान ना पहचान में लास्ट बार शायद शाहरुख खान के मैंने दर्शन किए होंगे शायद आज से 13 साल पहले, मेरा इसके लेने देना है। और जितना आप लोगों से मिलने के बाद पता पड़ता है कि दैट बहुत अच्छा, अब इधर उधर का कुछ कर ले हमको पता नहीं है, लेकिन भाई वो अपनी पत्नी के लिए एक पत्नी का पति है, अपने बच्चे हैं उसके 3, अपनी बहन है उसकी सेवा करता है। सर समाज में ऐसे लोगों की जरूरत है आपको। नहीं, बहुत नेक बंदा है सर जी। मुझे मालूम नहीं, लेकिन जितना मुझे है सही है। ऐसे ही लोग चाहिए जो अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी महसूस कर सके। धुरंधर देखिए आपने? सर मैं कहाँ फिल्में कहाँ देखता हूँ मैं सर। ठीक है, वहां पे लोग कहते हैं कि फैक्ट्स जो है फिल्म के डिस्टॉर्ट किए गए और टाइमलाइंस चेंज हुआ है ताकि बीजेपी को सपोर्ट मिले। जैसे नाम भी है, सारे लीडर्स के नाम बदल दिए गए। अच्छा, बट श्री नरेंद्र मोदी जी का नाम वैसे रखा गया है, बाकी सबको अलग अलग नाम दिए गए। फिर लोग बोल रहे प्रोपेगेंडा है, ये सब बीजेपी के लिए बनाया गया है। व्हाट डू यू फील सर जी? बनाया गया तो बनाया गया उसने को। आई थिंक आप जिस फिल्म का जिक्र कर रहे हैं, इतना तो मुझ जैसे अज्ञानी आदमी को कोई मालूम है कि पता नहीं कितने 800-900 करोड़ रुपए कमाए हैं। तो इस चीज़ को आप दूसरे लोग भी कर ले, इसमें क्या प्रॉब्लम है? और प्रोपेगेंडा इससे पहले ना हुआ हो ऐसा तो है नहीं। बहुत है प्रोपेगेंडा, बहुत प्रोपेगेंडा है, ज़बरदस्त प्रोपेगेंडा है। किसी ज़माने में आज से 50 साल पहले एक फिल्म बनी थी किस्सा कुर्सी का, तो वहाँ वो भी उसको तो बंद ही कर दिया गया। हाँ। लेकिन समय बदल गया है। 2014 के बाद एक नए पर्सपेक्टिव के साथ नरेंद्र मोदी ने पदार्पण किया है भारतीय राजनीति में, भारत के माननीय प्रधानमंत्री के रूप में। तो देश चलता है उसी तरह से, और प्रजातंत्र है, यह प्रजातंत्र है, इसमें कोई शक। और प्रजातंत्र के अंदर जितनी भी अपनी तोड़ मरोड़े होती है वो पहले भी थी, आज भी और हमेशा रहेंगी। क्या ऐसी फिल्म सोसाइटी को अफेक्ट करता है? मुझे मालूम नहीं यार, सोसाइटी ने अफेक्ट किया है, अफेक्ट हुई है, मेजॉरिटी ने उसको सपोर्ट किया है। आपका देश प्रजातंत्र का है जिसकी मेजॉरिटी है। आप एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, आपका जो पॉडकास्ट है करोड़ों लोग देखते हैं, लेकिन और भी पॉडकास्ट है उनका तो नहीं देखते हैं। मेजॉरिटी आपको सपोर्ट करती है, राजा हो आप, सीधी सिंपल सी बात है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें रोने धोने की क्या बात है? हार जीत तो दुनिया भर के साथ है, इसमें रोने धोने की क्या बात है? हार जीत तो दुनिया भर के साथ है। नपी तुली चंद सांसें माटी की मिली, यही क्या कम मिला? अब ये किस्मत की बात है, किसी को खुशी किसी को गम मिला। अरे तुम तो हो इंसान, कह लेते हो दुख दर्द को, चांद कहां तक रोए जिसके आगे पीछे रात है। इसमें रोने धोने की क्या बात है? हार जीत तो दुनिया भर के साथ है। कल वो हार जाएगा, वो तुम हंस लेना, अभी तो वो जीता हुआ है, तुम रो रहे हो। रोने पर हारना नहीं, रोने मतलब हारने पे रोना नहीं, और जीत पे अभिमान मत करना, यही मैं कहना चाहता हूं। सच्चे दिल से बताइए, ऐसे देखा है आपने जैसे एक पावर डायनामिक्स होता है हमारी इंडस्ट्री में, तो सब जानते हैं, जो पावरफुल वाले देखते कि बाहर के बच्चे भी आ रहे हैं, आदित्य धर, यामी गौतम्स। एक वीडियो भी वायरल हुआ था जहां यामी एक रियलिटी शो में बैठी थी, जो वहां पे दिग्गज थे वो उनको देख भी नहीं रहे थे, और वो वायरल हो गया बहुत, और लोग बोल रहे वाह, अब पावर डायनामिक शिफ्ट हो गया है कि जिनके हाथ में पावर था वो अब पावर खो रहे हैं। आपको लग रहा है ये हो रहा है? सर ये पहले से ही हो रहा है, आज नई बात नहीं है। विश्व में जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं हुई थी, मीडिया इतना विकसित नहीं हुआ था, पता नहीं पड़ता था, इसका मतलब ये नहीं था कि बीमारियां नहीं थी, बीमारियां उतनी थी और ज्यादा बल्कि बीमारियां। 1860 से पहले कैंसर नाम की कोई चीज नहीं थी। ये इलेक्ट्रिसिटी के इन्वेंशन ने ऐसा सब कर दिया, वो लंबी चौड़ी बात हो जाएगी। लेकिन
आपके सवाल का स्ट्रेट जवाब। मेरी फिल्म इंडस्ट्री में आइए गिनिए, आइकॉनिक जो लोग हैं उनमें हम थेस्पियन दिलीप कुमार का नाम लेते हैं, ही वॉज एन आउटसाइडर। दूसरा थेस्पियन है देवानंद, ही वॉज एन आउटसाइडर, ठीक है। तीसरा थेस्पियन है धर्मेंद्र, ही वॉज एन आउटसाइडर, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति है। राजेश खन्ना एन आउटसाइडर, अमिताभ बच्चन एन आउटसाइडर, शाहरुख खान एन आउटसाइडर। क्या बात कर रहे हैं आप? ये सब आउटसाइडर हैं, इनका कोई गॉडफादर नहीं था। अल्लाह ने संभाला है, भगवान ने संभाला है, प्रभु श्री राधे राधे ने संभाला है। किसने? कौन है सर? आदित्य धर कौन है? अपना है, बाहर का नहीं है, आया है, उसका कोई नहीं था भाई। तो ऐसा बात नहीं कि नई बात है, नया फिनोमेना नहीं है, लेकिन क्या है, सोशल मीडिया की वजह से प्रोमिनेंस में आ जाते हैं, दिखने लगते हैं, सबको पता पड़ जाता है। मैं आपके सामने एक नहीं 5 लोगों के नाम मैंने लिए। राजेश खन्ना का कौन था भाई? कोई नहीं था। विनोद खन्ना का कोई भी नहीं था भाई। शाहरुख खान का कोई भी नहीं था। हाँ, लेकिन उसके कंटेम्परेरी अक्षय कुमार का कौन था भाई? कोई नहीं था। लेकिन जो फिल्म इंडस्ट्री के जो बच्चे आए हैं वो दूसरी जनरेशन के आए। सनी देओल के थे, पिता ने किया, और एक पिता अपने बेटे के लिए नहीं करेगा, अपने बेटे के लिए करेगा ना, आपके बेटे के लिए थोड़े करेगा। आई एग्री। शाहरुख खान सर अपने बेटे के लिए करेगा, मेरे बेटे के लिए थोड़े करेगा। आपको नेपोटिज्म कहां से हिंदुस्तानी तुमने टर्म सुन लिया? नेपोटिज्म जो है ये भाई भतीजावाद पॉलिटिक्स में चलता है और किसी और लेवल पे चलता है। फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर चलता होता ना, फिर तो नाम लेके मैं अपसेट नहीं करना चाहता हूं लोगों को, हर बड़े स्टार का जो लड़का या लड़की ना बहुत सुपरस्टार हीरोइन बन गए होते। ऐसा नहीं है सर। आप कभी इस जर्नी में अकेले फील किए हो? इस जर्नी में फिल्म इंडस्ट्री में, जैसे मैं बताता हूं, एक परसेप्शन है आपका। एक फिल्म के टाइम पे जब आप फ्रस्ट्रेट फील कर रहे थे और आपने वो फ्रस्ट्रेशन को अपने लिए इस्तेमाल किया, और जब वो फाइनल प्रोडक्ट निकला आपने कहा थैंक यू ऊपर वाला, मुझे फ्रस्ट्रेट किया आपने। अभी शायद एक फिल्म ऐसा कर रहा हूँ, नाम तो नहीं लूंगा बिकॉज अंडर प्रोडक्शन है। आई रिस्पेक्ट दैट। उसमें ऐसा कई बार महसूस हुआ मुझे, लेकिन करना तो पड़ेगा। तो फिर मैंने हथियार ही डाल दिए। मैंने फिर डायरेक्टर साहब को हैंडल करना सीख लिया, तो काम होगा। अभी इस महीने में उस फिल्म को कल्मिनेट कर दूंगा। एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट। इज ए यंग बॉय, 32 ईयर्स का बच्चा है वो, और बड़ी इज्जत करता है, बड़ा करता है। मैं 2 बात बोल लूँ फिर भी सुन लेता है। यही उसकी बड़प्पन है, वरना तू बैठना बुड्ढे, क्या 71 का है, बैठ। ऐसा नहीं करता, इज्जत देते हैं पूरी फिल्म इंडस्ट्री में, काफ़ी है। लेकिन मैं ना 3 में ना 13 में बिगुल बजाऊं डेरा में, ऐसा चक्कर है। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। मुझे शिकायत अगर है तो अपने देश के उन लोगों से है जो अपने देश, आपके संविधान ने आपको क्रिटिसाइज करने का अधिकार दिया है, आलोचना करने का अधिकार दिया है, गाली देने का अधिकार नहीं दिया है। आपकी आलोचना जब गालियों में बदलने लगती है तब लगता है अभी तुम्हारा प्रजातंत्र शैशव अवस्था में है, इन्फेंसी में है, अभी हमें बहुत आगे बढ़ना है। दादा, मंडी आपने की थी फिल्म, शाम बेनेगल साहब, शबाना जी, स्मिता पाटिल जी, नसीर साहब, माहौल क्या था? बहुत अच्छा, सारे ग्रेट एक्टर्स, कलाकार, और जो स्टार बन गए थे उन्होंने अपने आप को स्टार नहीं समझा, कलाकार समझा। इसलिए मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट मानता हूँ कि मुझे मंडी जैसी फिल्म में एक छोटा सा रोल भी करने को मिला, जिसमें इतने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के कुछ महान कलाकार थे, उनके दर्शन मैंने किए। स्वर्गीय अमरीश पुरी, नसीरुद्दीन शाह, शबाना आज़मी, स्वर्गीय स्मिता पाटिल, कुलभूषण खरबंदा, श्री पंकज कपूर, श्री अतर नवाज, श्री हरीश पटेल, सुश्री नीना गुप्ता, बड़े बड़े कलाकार, श्री के रैना, क्या क्या आप बोलिए, स्वर्गीय ओम पुरी, अरे बाबा बाबा। और एक का आदित्य भट्टाचार्य, बासु भट्टाचार्य साहब का बेटा। कितने बड़े बड़े कलाकारों मिले। और क्यों मैं भूल जाता हूं, एक ग्रेट एक्ट्रेस एंड ग्रेट सिंगर सुश्री इला उनको क्या, और अपना ये जो सोनी राजदान, हम सब एक ही, क्या क्या कलाकार मिले। और भी बहुत सारे लोग थे। मैंने सुना कि प्राण साहब ने आपके पैर छुए थे।
क्या हुआ? ये कहाँ से आपको मालूम पड़ गया? एनीवे, अब वो तो मुझे मालूम नहीं कि किसी आदमी ने इतना बड़प्पन दिखाया, और मैं अगर इसको अ, विस्तार पूर्वक बताऊंगा तो वो, मुझे लगता है मैं बहुत छोटे क़िमाश का आदमी होऊंगा। बहरहाल, हैदराबाद में बंजारा होटल में डैनी नंगजुम्बा साहब के स्वीट में पहलाज नहलानी भी थे, रंजीत साहब जो गोली में, तो वहाँ गाने वाने का दौर चला और स्वर्गीय वहाँ बैठे हुए थे। तो मैंने लैला मजनू की पोइट्री उनको सुनाई, थोड़ा गाना वाना सुनाया, तो वो माननीय स्वर्गीय बहुत इम्प्रेस हो गए। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। ऐतराज़ फिल्म, अक्षय कुमार, प्रियंका चोपड़ा और करीना कपूर, वो फिल्म ने कैसे आपके लाइफ में बदलाव लाया? क्या एक लोग कहते हैं कि यार देखो, एक होता है कमर्शियल फिल्म्स, मैं उसमें बिलीव करूं या नहीं बिलीव करूं, बस लोग देख रहे हैं तो मेरा शक्ल और फैल रहा है, लोग और आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और एक लोग बोलते हैं यार ये सर्टेन फिल्म्स भले इतने लोगों ने देखा नहीं, पर मुझे वो फिल्मों से ज़्यादा लगाव है। ऐतराज़ का एक्सपीरियंस बताइए ना। ओके, कुछ कुछ ख़ास ऐसा नहीं था, कुछ जो मुझे दिया गया वो मैंने ईमानदारी के साथ किया। बल्कि मैं किसी सीन में, बहुत पुरानी बात है सिद्धार्थ, 2006 की बात होगी, तो 20 साल पुरानी है। ये जो दोनों डायरेक्टर हैं अब्बास मस्तान भाई, ये बड़े बड़े सुलझे हुए, बड़े नेक किस्म के लोग हैं। तो एक डायलॉग जो था, वो हमारे कमर्शियल फिल्मों के अंदर जब डायलॉग लिखते हैं या कंसीव करते हैं तो वो कमर्शियली कर देते हैं, उनको गहराई में जाने की, जिसको आप बेसिक्स जो है उसमें थोड़े से लर्जिश हो जाती है, उनके हिल जाते हैं बेसिक्स के अंदर। हमें तो पिक्चर बनानी है, अब उसमें लॉजिकल और ऑथेंटिक कितना है, वैलिडिटी है या नहीं। लेकिन उन्होंने मुझे वकील का रोल दे दिया, मैं दूसरे दिन किताबें लेके पहुंच गया, मेरे भाई इसका मतलब अनु भाई ठीक है आप जो बोल रहे हैं। तो उन्होंने ये इस चीज़ को तस्दीक करके और उसके बाद एक्सेप्ट किया। मैंने कहा ये तो गड़बड़ बोल रहे हो आप, गड़बड़ बोल रहे हो आप मेरे से, आप वकालत की बात करो, पढ़ने लिखने की बात मत करो, आप तो डायलॉग बोलो। तेरे को मिट्टी में मिला दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुत्ते तेरा खून पी जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपने जितने कहा कि एल्सेशन कुत्ते लैब्राडोर की तरफ पे जाओ, तो मैंने कहा वो प्रॉब्लम है कि लैब्राडोर अलग चीज़ है, गोल्डन रिट्रीवर अलग चीज़ है, बुलडॉग अलग चीज़ है, पिटबुल अलग चीज़ है। पिटबुल एक कुत्ता है जिसको हॉलैंड में बैन कर दिया गया है, आप बाहर लेके नहीं निकल सकते पिटबुल को। तो जब जब जनरल नॉलेज की बात आती है तो वहाँ तो फिर आप उसकी वैलिडिटी, उसकी ऑथेंटिसिटी तो जांचना पड़ती है ना। वहाँ पे थोड़ा सा मार खा जाते हैं। अभी थोड़ा सा कम है, पहले ज़्यादा था, लेकिन अभी भी मैंने देखा है कि वो पढ़ाई शिक्षा दीक्षा में थोड़ी सी कमी है। उनको हर चीज़ सिनेमैटिक लिबर्टी लेने की आदत हो गई है, तो वो मेरे साथ तो मैं लेने नहीं देता हूँ। मेरी एक पिक्चर थी जिसको जो बहुत बुरी तरह से कंट्रोवर्सी की जगह पर वो पहुँच गई और विनाशकाली हो गया। उसका नाम था हमारे 12, उस फिल्म का, जो एक दिन के लिए रिलीज़ हुई और फिर इतने कोर्ट केसेस वगैरह हो गए। क्या हुआ था एग्जैक्टली सर जी? सर वो मुसलमानों को लगा, उन्होंने कोर्ट में मुकदमा कर दिया कि उनके ख़िलाफ़ है, और मैं उसमें एक रोल कर रहा हूँ जो एक कंजर्वेटिव फादर है, 11 बच्चे हैं उसके, और बाय प्रोफेशन वो एक दरवेश गवैया है, ख़ानदानी कव्वाल है वो। और वो कहता है कि लड़कों के लिए कुछ भी जायज़ है, परंतु लड़कियों को काम नहीं करने दूंगा। और उसका लॉजिक है कि मेरा जो दीन और ईमान है, मेरे जो डॉक्ट्रिन है, जिसको हम धर्म कहते हैं, धर्म ने जो आधारशिला रखी, मैं उससे हिसाब से चल रहा हूँ। और मैं कोई कत्ल गारत में नहीं हूँ, किसी खून खराबे में नहीं हूँ, मैं किसी नफ़रत में नहीं हूँ, हस्ब में नहीं, कुछ भी नहीं हूँ। तो वो लोग समझ नहीं पाए। हमारे यहाँ तो बगैर देखे हुए ही रिएक्ट कर देते हैं ना, अध्ययन मनन और चिंतन किए बगैर वो कर देते हैं। थोड़ा शिक्षा दीक्षा की कमी है हमारे यहाँ, तो ये इस वजह से हो गया है। तो मैं तो अपना काम मैं करके निकल जाता हूँ। ये होता है कि लोग कहते हैं, पहले होता था अब नहीं होता, जैसे लोग बोलते थे कैरेक्टर एक्टर और बोलते थे ये मेन हीरो है। अब कैरेक्टर एक्टर्स मेन हीरो कैरेक्टर एक्टर बनना चाहते हैं अभी, क्योंकि आप लोगों की वजह से, नवाज भाई की वजह से, बहुत से लोगों की वजह से लोगों को कैरेक्टर एक्टर बनना है। कभी ऐसा होता था कि जब आप ए लिस्टर्स थे सेट्स में, कैरेक्टर एक्टर्स उस टाइम पे अलग बैठते थे, ए लिस्टर्स अलग बैठते थे, और वो आपको समझ था एक
है, एक ऊपर नीचे वाला डायनामिक्स है। नहीं नहीं, ऊपर नीचे वाला तो हो गई ना, ऊपर नीचे वाला तो होगा। मैं 5.5 फुट का हूँ, अमिताभ बच्चन 6.25 फुट का है, वो तो ऊपर वाले ने बनाया, मैं क्या कर सकता हूँ उसको, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन मुझे कभी आप समझ गए मैं क्या कह हाँ रहा हाँ, हूँ। मुझे इस तरह का कोई बहुत विशेष एक्सपीरियंस नहीं हुआ है कि एकदम अलग बिठा दिया गया हो कभी, इस तरह का तो मुझे नहीं हुआ है। और याद करना पड़ेगा कि अगर कभी हुआ है, आई कैन नॉट रिकॉल एट द मोमेंट दैट कि मुझे एकदम अलग बिठा दिया गया हो कि भाई आप सो कॉल्ड कैरेक्टर एक्टर हैं और हम मैंने तो ये कहा था कि फिर ऐसा लगता है कि जो जिन एक्टर्स के पास थोड़ा बहुत कैरेक्टर है उन्हीं को शायद कैरेक्टर एक्टर बुलाया जाता होगा। कैरेक्टर होना बहुत ज़रूरी है, बाकी लोगों के पास तो कैरेक्टर होता नहीं है। तो नहीं, अभी ये नसीरुद्दीन शाह और स्वर्गीय ओमपुरी जैसे लोगों ने ये इस मिथ को तोड़ा है। या और अगर आप देखेंगे कि इब्तदाई फिल्में अगर आप अमिताभ बच्चन की देखेंगे, सौदागर एक फिल्म उनकी आप देखिए, अभिमान फिल्म देखिए, जहाँ से लगता है कि बंदे के अंदर कलाकारी माँ सरस्वती का विशेष आशय इन फिल्मों की वजह से। बाकी तो फिर आप चढ़ते चले जाते हैं। जैसे राकेश बेदी साहब ने कहा कि मैंने इतने साल काम किया है और एक धुरंधर ने मुझे स्टार बना दिया। बोला इतने साल क्या काम किया उन्होंने। आपके लिए वो कौन सा फिल्म था, क्योंकि आपने बहुत फिल्में की है, जो आपने बोला यार मुझे पता ही नहीं चला कि इस फिल्म ने मुझे वहां तक पहुंचा दिया। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद एक विकी डोनर ने थोड़ा बहुत अच्छा एस्टैब्लिश किया मुझे, लेकिन करियर का टर्निंग पॉइंट जिस पे थोड़ा सा 20,000 से ज़्यादा थोड़े पैसे मिले, पैसे का खेल है भाई, और तो कुछ नहीं बात। 20,000 से ज्यादा 20,000 से ज़्यादा मिले, वो था अंताक्षरी, गजेंद्र सिंह ने अंताक्षरी, वो था। बाकी तो चल रहा है, खाना पीना जो भी है, 2 वक्त की रोटी ठीक चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ा। और मान लीजिए हाथ फैलाना भी पड़ा तो सही टाइम पर उस व्यक्ति को उसके पैसे उधारी के वापस लौटा दिए। अंताक्षरी ने आपके लिए क्या किया? बहुत कुछ किया, अंताक्षरी ने नहीं किया है। अंताक्षरी ने घर घर में पहुंचाया, पहचान बनाई। और अंताक्षरी ने जो प्लेटफॉर्म मुझे दिया, एक फिल्म है जिसका नाम है, वो साउथ की एक फिल्म थी शंकर भरणम, उसके ऊपर हमने यहाँ पे सुर संगम करके बनाई थी फिल्म, जया प्रदा और गिरीश कर्नाड, और म्यूजिक किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। गीत वसंत देव साहब ने लिखे थे। वसंत देव साहब क्या अपना उत्सव के गीत भी उन्होंने लिखे थे। तो उसमें भैरवी की एक कंपोजिशन है, धन्य भाग सेवा का अवसर पाया, चरण कमल की धूल बना में मोक्ष द्वार तक आया। हमारे स्वर्गीय राजन भैया और अभी साजन भैया को दीर्घायु प्रदान हो, मैं बहुत चाहता हूं उनको दोनों को। क्या संगीत क्लासिकल वर्ल्ड के मोस्ट अंडररेटेड अगर माइस्ट्रो कोई है तो राजन मिश्रा, साजन मिश्रा, मोस्ट अंडररेटेड। बाकी सब लोगों का बड़ा नाम हो गया, मोस्ट अंडररेटेड, क्योंकि लोगों ने उनको पहचाना ही नहीं कि बनारस अंग को जो उन्होंने गाया है और जैसे गाते हैं, जो जो चीज़ सामने रखते हैं। बहरहाल ये राजन भैया का ही गाना गाया, धन्य भाग सेवा का अवसर पाया, चरण कमल की धूल बना में मोक्ष द्वार तक आया। उसमें एक अंतरा है कि हरि अनंत हरि रूप अनंता, हरि अनंत हरि रूप अनंता, हर कोई कैसे ध्यावे, हरि अनंत हरि रूप अनंता, हर कोई कैसे ध्यावे, राग रागनी के स्वर स्वर में हरि निज रूप दिखाया। धन्य भाग सेवा का अवसर पाया, और इसमें है मैंने मुझको जाना, इसमें एक अंतरे में है। तो वो अंताक्षरी के अंदर हुआ। संगीत एक माध्यम बना, संगीत एक मीडियम बना, और वही फिल्मी गाने थे। मैंने जब उन फिल्मी गानों को सुना, मैंने स्वर्गीय शैलेंद्र को सुना, स्वर्गीय मजरू सुल्तानपुरी को सुना, स्वर्गीय साहिर लुधियानवी को सुना, कैफी आजमी को सुना, स्वर्गीय भरत व्यास को सुना। मैंने कहा यार ये क्या लिखते हैं, ये क्या लिखते हैं। आज सिद्धार्थ भाई, दुबई वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेस, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल कंट्री, आप देखिए हिंसा ने कहां पहुंचा दिया, लोगों को वहां से आना पड़ रहा है। तो देखिए अब शैलेंद्र जी क्या लिखते हैं, आ अब लौट चले, आ अब लौट चले, नैन बिछाए बाहें पसारे, तुझको पुकारे देश तेरा।
अब लौट चले, लोग वापस आ रहे हैं। उसमें एक जगह एक अंतरा है जो शैलेंद्र जी ने लिखा है कि राह हमारी मंजिल पर है, राह हमारी मंजिल पर है, दिल में खुशी की मस्त लहर है, लाख लुभाए महल पर आए, लाख लुभाए महल पर आए, अपना घर फिर अपना घर है, अब लौट चले। सर, ये लोग थे जिन्होंने फिल्मी गीतों को साहित्य की कैटेगरी में लाके आज से आने वाले 100 सालों में साहिर ने क्या लिखा है सुनिए आप। 65 साल 60 साल पुराना गीत मैं आपको बता रहा हूं, शायरी सुनाऊंगा मैं। आसमां पे है खुदा और जमी पे हम, आसमां पे है खुदा और जमी पर हम, आजकल वो इस तरफ देखता है कम। आसमां पे है खुदा और जमी, आजकल किसी को वो टोकता नहीं। जितने लोग सुन रहे हो, जो हो रहा है हमारे वेस्टर्न एशिया के अंदर, सुनो, आजकल किसी को वो टोकता नहीं, चाहे कुछ भी कीजिए रोकता नहीं। आजकल किसी को वो टोकता नहीं, चाहे कुछ भी कीजिए रोकता नहीं। हो रही है लूटमार, फट रहे हैं बम, आसमां पे है खुदा और जमीन पे। 65 ईयर्स ये है पेशन गोई। भविष्यवाणी करनी तो ऐसी भविष्यवाणी करो जो साहिर लुधियानवी ने कर दी। आप देखिए, खाली डब्बा खाली बोतल ले ले मेरे यार, खाली से मत नफरत करना, खाली सब संसार, खाली की गारंटी दूंगा, भरे हुए की क्या गारंटी। क्या लिखा है? अरे कॉमेडी में भी तुमने, इस हास्य रस में भी साहित्य की जिन ऊंचाइयों को छुआ है, उसको करने के बाद तो फिर बाकी तो सब क्या लगे। पर एक उसी टाइम का था, आपके जो लेडी एंकर्स थे, दुर्गा दस्ता जी, पल्लवी जोशी, लोग कहते थे आप उनको ज्यादा बोलने नहीं देते थे सर। ऐसा मुझ पे इल्जाम लगाया गया है। क्यों नहीं करते थे आप? नहीं, मुझ पे इल्जाम लगाया गया था, बेकार का इल्जाम लगाया गया था कि मैं बोलने नहीं देता हूं। मैंने तो कभी किसी को रोका ही नहीं, आप बोलिए जितना बोलना चाहते हैं आप, लेकिन फिर टीआरपी अगर नहीं आएगी तो सेठ मुझे गाली नहीं देना। और ना ही किसी भी होस्टेस को बदलने में मेरा कोई भी कंट्रीब्यूशन रहा, या मैंने किसी को बोला हो। आप गजेंद्र सिंह को अभी फोन कर लीजिए कि अन्नू जी ने कभी बोला है कि भाई इनको बदल दो। मैं कुछ नहीं, मैं तो अपना काम कर रहा हूं और मैं तो चुपचाप, आप ताज्जुब करेंगे अगर आप मुझसे कहें कि आप 4 दिन तक चुपचाप बैठे रहेंगे, मैं चुपचाप बैठा रहूंगा। लेकिन अगर आपने मुझे बोलने का मौका दिया तो फिर सोच लेना। बड़ा पुरानी फिल्म का डायलॉग है, आपके हाथ में बंदूक है, बंदूक का निशाना मेरे सीने पर है, तो अभी खत्म कर दो। तुम्हारे हाथ में बंदूक है, बंदूक में गोली है, तुम्हें बंदूक चलाना भी आता है, अभी मार डालो, अभी खत्म कर दो, अभी हत्या कर दो, क्योंकि अगर मैं बच गया तो मैं तुम्हारी 7 पीढ़ियों तक को नहीं छोड़ूंगा। तो वही वाली बात है, मुझे चुप रहने दो। लेकिन अगर तुमने मुझे बोलने का मौका दिया तो तुम जानो, तुम्हारा खुदा जाने। सीधी सिंपल सी बात है। तो इसमें कोई लेना देना नहीं है कि मैंने उनको बोलने नहीं दिया, ये बिल्कुल झूठी बात है। आप उनसे पूछिए, आप उनको भी बुला सकते हैं, वो सारी की सारी बहुत पॉपुलर बड़ी बड़ी हीरोइंस हैं, स्टार्स हैं, वो मुझसे बड़ी स्टार्स हैं। आप बुला के पूछिए कि हाँ भाई अन्नू कपूर तो क्या बोलता था, तुमको कुछ बोलता था क्या? नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं, आप बोलिए। अगर मैं गाना गा रहा हूं तो मैं सिर्फ इतना बोल देता, अगर ऐसा कर लेगा तो ऐसा आ जाएगा, बस इनएक्टमेंट हो जाएगा। क्योंकि टेलीविजन ऑडियो विजुअल मीडियम है। आज ज्ञान सहाय साहब, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, वो चले गए हैं, लेकिन वो गवाह थे। अश्विन डोंगरेज गवाह है, राजन डांगे गवाह है, या डोंगरेज गौर गवाह है, हर्ष पाटिल, गुरु पाटिल, ये सब गवाह हैं, प्रत्यक्ष उन्होंने आंखों से देखा है। गजेंद्र सिंह गवाह हैं इस चीज के, उनसे पूछिए ना आप। सर जी, मर्द के सर के बाल वाइट हो सकते हैं लेकिन दिल के नहीं। ड्रीम गर्ल का डायलॉग है आप ही का। अच्छा, ये डायलॉग से कितना रिलेट करते हो आप? नहीं, ये तो डायलॉग है, फिल्मी वालों के डायलॉग हैं, ये फिल्म लोगों के डायलॉग हैं। और ज़्यादातर लोगों को एक उम्र के बाद सचमुच इटर्नल यूथ सिंड्रोम हो जाता है। इटर्नल यूथ सिंड्रोम ये है कि देखो, बचपन से बच गए तो अल्लड़पन आ जाएगा, टीन्स आ जाएगा, बचपन टीन्स आ जाएगा, और टीन्स में नहीं टपके ऊपर नहीं गए तो जवानी आ जाएगी। अब जवानी से अगर बच गए, कोविड में गए नहीं,
तो फिर जो सामने है मिडिल एजेड आई, और तब आपको रियलाइज होता है अरे यार अब थोड़ा सा बाल सफ़ेद भी होने लगे, अब जो जिस गति के साथ और जिस प्रबलता के साथ यौन और वासना का वास हुआ करता था शरीर में, अब ये वासना उतनी तगड़ी नहीं जाएगी, लेकिन अभी भी है, अभी भी उफान है, अभी भी जोश है, अभी भी स्त्री को देखकर जो है पूरा तन बदन के अंदर शिराएं जो है वो जागृत हो जाती हैं। लेकिन कुछ 10 साल के बाद जब 55 साल के होते हैं तो लगा ये क्या हो गया, ये मैं हूं, सब कुछ तो ठीक था, अभी 7 पैदा हुआ फिर तू क्यों मर गया, ऐसा बात होने लगती है सर। स्वीकार करो अपनी एज को। एक बार एक प्रोग्राम के अंदर आपने मुझे याद दिलाया तो किस्सा मैं सुनाना चाहूँगा कि एक मैडम बैठी हुई थी, एंकर थी, उनका नाम भी मैंने बहुत बड़ी एंकर है, तो मैंने जनता से बोला, मैंने कहा आप सब लोगों का आशीर्वाद और प्रेम रहा तो मैं 2-3 महीने के बाद 63 ईयर्स कंप्लीट करूँगा, आई एम 71 नाउ। सो पीछे से मैडम का जवाब, अरे अन्नू जी आप तो दिल से जवान हैं। तो मैंने उनकी तरफ देखा और मैंने ऑडियंस को बोला, मैंने कहा जब भी कोई शख्स, जब भी कोई व्यक्ति अगर ये कमेंट करे कि अभी वो दिल से जवान है तो समझ लेना उसकी जवानी बाकी सारी जगह से गायब हो चुकी है। सीधी सिंपल सी बात है। ये बच्चा जो है जैसे बड़े, ये कभी नहीं कहेंगे दिल से जवान है, ये तो सचमुच जवान है, ये सचमुच जवान है। जो बुढ़े ठुड्डे हैं ना, जिनसे करते नहीं बनता है, वो कहते हैं हम दिल से जवान हैं। कहीं ना कहीं तो जवानी निकलेगी ना, क्योंकि स्त्री जो है वो आकर्षित करती है, स्त्री आकर्षित करती है। लोग कहते हैं स्त्री को समझना नहीं है। ना, कल मैं एक पार्टी में गया था, तो वहाँ पे पार्टी के हमारे घर के बच्चे से सारे के सारे लोग थे, तो वहाँ पर एक कहा कि आप मुझे समझते नहीं हैं। लड़की औरत ने बोला उसको, मैंने कहा देखो इनको प्यार करने की जरूरत नहीं है। मैंने स्त्री से कहा स्त्री को कोई ज़रूरत नहीं। हमारे एक ताहिर भाई हैं दुबई के, उन्होंने बड़ी अच्छी एक मौलाना की तकरीर भेजी थी कि औरत को मर्द को समझने के लिए समझना जरूरी है, प्यार करने की आप समझो मर्द को, और मर्द के लिए है तू समझ मत, तू सिर्फ प्यार कर औरत को। औरत प्यार करने की चीज है, तो दोनों गड़बड़ मत कर। मैं औरत को समझना चाहता हूं, अरे पागल हो गया, औरत को क्या तू जिंदगी क्या समझेगा? यू विल नॉट लिव if you try to understand what is life is all about. Fall in love with someone, do some activity, because those who tried to figure out what life is all about, they failed miserably, and it doesn't matter. It doesn't matter. क्या जिंदगी को समझोगे? जिन्होंने जिंदगी को समझने और समझाने की कोशिश की वो मिजरेबली फेल हो गए। लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले, दुनिया ने किसका राह फना में दिया है साथ, तुम भी चले चलो यूं ही जब तक चली चले। बहुत लोगों ने समझने की कोशिश की सर, नहीं समझ पाओगे आप। हमारे तो एग्जिस्टेंस यही है, ये वजूद, ये एग्जिस्टेंशियलिज्म की थ्योरी जिसके ऊपर सिमोन दे बुआ, जॉन पॉल सार्त्र और बड़े बड़े लोगों ने काम किया है, वो देखो हमारे इब्राहिम ज़ौक़ ने कितनी आसानी से बोल दिया है। ना कुछ था तो खुदा था, ये गालिब है, कुछ ना होता तो खुदा होता, मिटाया मुझको होने ने, न मैं होता तो क्या होता। सर अरे क्या अपनी मिट्टी समझो ना यार, क्या आती क्या खंडाला मचा रखा है, वो भी अपनी जगह पे ठीक है, आती क्या खंडाला आया ठीक है, क्या करूं आके मैं खंडाला। लड़की का जवाब बिल्कुल ठीक है, भाई क्या करूं, तेरे इंटेंशन मेरे को बताना क्या है। नहीं खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे, और क्या मतलब सेक्स थोड़े करने जा रहे हैं, नहीं करने जा रहा तो पागल है तू, क्यों लेके जा रहा है उसको। बड़े न्यूआंसेस बड़े सटल होते हैं हिंदी फिल्मों के, आपको पता नहीं। चल सन्यासी मंदिर में, तेरा चिमटा मेरी चूड़ियां साथ साथ खनकाएंगे, दोनों साथ बजाएंगे। ऐसी बात नहीं है, वो है तो इसमें ही मजा आता है लोगों को, मतलब यही है सिनेमा, थोड़ा सा ठरक मिट जाती है। सर आप मुझे ये बताओ, ठीक है मैं जानना चाहता हूं, ये तमन्ना भाटिया का क्या कमेंट था आपका कि यार ओ माय गॉड माशाल्लाह क्या दूधिया बदन है, ये कमेंट कहां से आया आपका? नहीं कुछ नहीं, मैं बता रहा हूँ। बात ऐसी हुई कि पिछले साल अमेरिका में मेरे शोज थे, तो हमारे जो क्रिएटिव टीम है, अरुणिमा मिश्रा, हमारे दोनों सिंगर अनुभव सुमन और अनीता भट्ट, तो मैंने कहा यार ये कंटेस्टेंट्स तो बहुत अच्छे हैं, कोई एक ज़रा सा गुगली वाला गाना बताओ। तो वो गाना चला था आज की रात। मैंने कहा कंपोजिशन तो बहुत अच्छी है। कह लें सर ये गाना जो है, लेकिन
ये इतना पॉपुलर है लेकिन उसके बावजूद इसमें स्कोर नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा क्यों? तो कहने लगे इसमें मुखड़ा कंप्लीट नहीं होता, अंताक्षरी मुखड़े का गेम है। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया आ तू चलिया मेरे सब। अब अंताक्षरी के लिहाज से आपको 100 पॉइंट्स मिलेंगे। तो उन्होंने कहा मुखड़ा ये नहीं है कि थोड़ी फुर्सत जरा बाहों को दीजिए, आज की ही रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए, वक्त बर्बाद न बिन बात की बातों में कीजिए आज की। नहीं, इसके ऊपर पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। इसका जो कोरा, आ जान की कुर्बानी ले ले दिल बर जानी, तबाही पक्की है आग तू मैं पानी, अब मिलेगा। अरे मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा दिखा विजुअल। तो वहां जो विजुअल दिखाया उन्होंने, मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छा है। तो मेरे कंपटीशन के हिसाब से मुझे गूगली देनी थी। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छा डांस कर रही है, देखो नाच भी कितना अच्छा कर रही है, तो हाँ माशाल्लाह क्या बात है। ये हुआ था। मुझे उसमें कोई उसके, और अब फिर लोगों ने मुझे कुछ गाली भी दी। फिर कुछ लोगों ने कहा कि अबे अंग्रेजी में मिल्की बॉडी तो बोल ही रहे हो तुम, अंग्रेजी में बोलो तो ठीक है, और हिंदी में जैसे तो गड़बड़ हो जाता है ना। हिंदी आप समझते हैं बहुत अच्छे से, आप कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। इंग्लिश है ना, इंग्लिश लोगों के गुलाम रहे हैं ना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने मां की गाली दी, हे भाई ये क्या है, हाँ, तो ऐसा हो जाता है। दो दोस्त बात कर रहे थे, एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से कहा गवार का गवार रहेगा, बहन की गाली दी, गवार का गवार रहेगा। दूसरा बोलता है ए गवार किसको बोला रे, ए तूने कहा बहन की गाली कुछ प्रॉब्लम नहीं उसके लिए, बहन की गाली कुछ प्रॉब्लम नहीं, ए गवार किसको बोला, गवार नहीं बोलने का मेरे को, क्या गवार नहीं बोलने का। तो अपनी जो भाषा की गालियां है ना वो चुभ के लगती है एकदम। लेकिन अगर अंग्रेजी में बोला जाए, अब जैसे एक फ्रेंच का एक डायलेक्ट है उसमें, जिसमें अपन कहते हैं अच्छा भैया बदन दुख रहा है। मैं वहां पे गया मॉरिशस में, तो क्रियोल है, एक डायलेक्ट है फ्रेंच का, मॉरिशस में बोला जाता है। सिद्धार्थ वहां पे मैंने कहा यार बदन दुख रहा है, जरा मालिश वालिश है। तो उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, मालिश इज अ वर्ड टू कॉपुलेट, फिजिकली कॉपुलेट, मालिश, हाँ सेक्स करने को बोलते हो। अच्छा मालूम नहीं था मुझे। नहीं मुझे क्या मालूम है, मैं तो मालिश करता। तो हर भाषा का अपना है। आप दूसरे की भाषा में गाली दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और खासकर अंग्रेजी में बोलते रहते हैं आप, FUCK का तो इस्तेमाल आप करते ही रहते हैं बहुत। हिंदी में बोलेंगे तो बस सब, हिंदी में बोलेंगे तो बवाल खड़ा हो जाएगा। तो वही वाली बात है, मिल्की बॉडी अगर बोल देता तो कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। अगर मैंने उस बच्ची के लिए, उस लड़की के लिए, जो है उम्र में तो बहुत छोटी हो मेरी, मतलब अगर देख रहे हैं हम 71 ईयर, कितने साल की हो गई यार, 28 साल की, 30 साल की, 32 साल की, मेरे बच्चे उतने उम्र के। तो मैंने क्योंकि दूधिया बदन बोल दिया उसको, बस उसके ऊपर दूधिया बदन, बुढ़े खुसट बुढ़िया। अबे तुमको क्या पता वे, कुछ होता नहीं है, जिम में जा के वायग्रा ले लेके तो तुमने काम किया है, इसमें क्या होता है यार, ऐसा नहीं है। ये जो नस्ल को बताना भी चाहूँगा, अभी हमारे ग्रुप का, हमारे गांव का एक लड़का हार्ट में प्रॉब्लम होने के बावजूद डबल स्टिमुलेंट खाया और चला गया हमेशा के लिए। वायग्रा जी नहीं, डबल स्टिमुलेंट जिम में जाने को। हाँ, डॉक्टर कह रहा क्या बात, तुझे हार्ट अटैक हुआ है, तू जिम में क्यों जा रहा है, इसको मत करो, ये जिसे आप स्टेरॉइड्स मत खाओ इन सब चीजों को। ये तो हमारे इतने A-लिस्टर्स एक्टर्स बॉडी बना के लेते रहते हैं, बॉडी बना के रहते हैं, तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन तो हो ही जाता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होगा, ये इतनी कॉमन प्रॉब्लम है जिसकी कोई हद नहीं। मैं इनको बोलना चाहता है स्टेरॉइड छोड़ो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बताता हूं कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए तुम्हें करना क्या है। क्या करना है, क्या सर, मैं बताता हूं आपको, आपके पास जगह होती तो मैं आपको 4 एक्सरसाइज बता देता आपको, यहां पर करो ना आप। जो प्रॉब्लम तुमको ऊपर वाले ने इस यंग भरी जवानी के अंदर दे दी है, उस प्रॉब्लम को चुटकियों में मैं दूर नहीं कर सकता। भगवान ने तुमको ऐसा बनाया। अब क्या नहीं, पर वो भगवान ने भी नहीं सर, उन लोगों ने ये सारी चीजें बॉडी के लिए ली है कर दी है। ये सब बंद करो, ये सब बंद करो। शेंगे की फली समझते हो आप, ड्रमस्टिक को सूप पियो, खाओ, तोड़ो, फार्म पे आओ, मेरे बहुत शेंगे की फली का पेड़ लगा हुआ है। आप खाते हो क्या? नहीं, मेरे को कहाँ जरूरत ही नहीं पड़ी, मेरे को आज तक नहीं। और बचपन में खाई होगी,
तो बचपन का जो है गरीब का अभी तक चल रहा है। ये ऑनेस्टली बताऊं, ये एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, बट आई एम ग्लैड यू बिल्डिंग इट अप, क्योंकि इंडस्ट्री में कितनी बार हम लोग को बोलते हैं अरे इसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, इसकी गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, 5 एक्ट्रेसेस गर्लफ्रेंड थी, छोड़ दिया। क्या लोग एक्टर्स जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं, मैं छोटा भाई हूं, बड़े बात, वी आर टॉकिंग समथिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट, इट्स द ट्रूथ, ये हो रहा है ना सर, बिल्कुल बिल्कुल सही है, इसको गंभीरता से लेना चाहिए। और एक्टर्स बैठे लंच खा रहे, कोई ओपनली बात करता है, जैसे कोई बोलता है मुझे जुकाम है, हाँ अन्नू जी मुझे जुकाम है, जी, मुझे क्या टैबलेट लेना जी, है? लोग बात करते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में, बात करते हैं कि नहीं करते हैं? जी करते हैं, करते हैं। और जो करते हैं उनका नाम कभी नहीं लूंगा। नहीं नाम मत लीजिए, आई एम ना, नॉट आस्किंग। और मैं उनको हमेशा बताता भी हूँ, मैं कहता बताइए योग की दो, देखिए एक बार सबसे पहली बात है वज्रासन जो है, वज्रासन तो बहुत बच्चा जानता है वज्रासन क्या है। वज्रासन का एक जो दूसरा मॉडिफाइड रूप है उसका नाम ही ब्रह्मचर्य आसन है। ब्रह्मचर्य आसन मतलब आपको आपके शरीर की इंद्रियों पर नियंत्रण है, नियंत्रण है आपकी चेतना, आपकी ऊर्जा यौन संबंधों को लेकर जब आप चाहेंगे तभी जागेगी। उसके लिए कोई दवाई की जरूरत नहीं है, एफ्रोडिसियाक की जरूरत नहीं है आपको, आपका शरीर है आपके लिए। मैं आपसे बता रहा हूं ब्रह्मचर्य आसन कमाल की बात। कीगल एक्सरसाइज कीजिए ना, वर्जीनिया जॉनसन और कीगल की जो एक्सरसाइज है, अरे आप देखिए कीगल की एक्सरसाइज देखिए, आप अगर कोकशास्त्र पढ़ेंगे उसके अंदर कितनी एक्सरसाइज बताई गई है, आपका शरीर ही आपको देगा सारा का सारा। गोमुख आसन देखिए आप, कितना बड़ा कमाल की बात है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारा जो गुदा है उसके अंदर एक पीसी मसल होता है, वो पीसी मसल का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। और वो पीसी मसल की एक्सरसाइज आप कभी भी किसी वक्त भी कर सकते हैं, गाड़ी में बैठे हुए कर सकते हैं, शूटिंग करते हुए कर सकते हैं, घर पे बैठे हुए कर सकते हैं। उस पीसी मसल का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, और उस पीसी मसल का जो संबंध है वो आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस के साथ है, और वो दोनों स्त्री और पुरुष दोनों के लिए बराबर है। विलियम मास्टर और वर्जीनिया जॉनसन ने इतना ज्यादा काम किया है, सेक्सोलॉजिस्ट थे, हमें नाज होना चाहिए, बहुत कमाल का काम किया है। कीगल एक्सरसाइज याद कीजिए, फ्लटर एंड क्लेंच की एक्सरसाइज कीजिए ना, आप कौन मना कर रहा है ना। आपने ऐसे ए लिस्ट एक्टर्स को एडवाइस दिया है कैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन से? एक दो को दिया है, माना है या नहीं माना है भगवान जाने हो। तो वो सीरियसली लेते हैं आपकी बातें? क्यों नहीं लेंगे, ना लें सीरियसली, ना लें सीरियसली। गेट पे छिड़काव कर दो, उसमें कौन सी बड़ी बात है, हमारे बाप का क्या जाता है। हमने तो बोला, आपने पूछा, हमने बता दिया, फ्री में बता रहा हूं मैं तो फ्री में बता रहा हूं, इसका कोई नुकसान नहीं है। मैं एक चीज बताता हूं आपसे, एक बार मैं कोई पार्टी में गया था, एक ए लिस्ट एक्टर थे, मस्ती में मेरा कॉलेज का दोस्त था और उसको जेन्युइनली इरेक्टाइल डिसफंक्शन था। मेरे दोस्त हम लोग ऐसे बात कर रहे थे, तो मैंने दिल से बोला कि देखो ये लड़का इरेक्टाइल डिसफंक्शन था, पहली बार इसने कुछ वाइग्रा लिया था ये बंदे ने, बट अब ठीक हो गया वो योगा वोगा करके। आप मानोगे वो ए लिस्ट एक्टर ने मुझे रात को फोन किया, 4 मिस्ड कॉल 1 बजे रात को। ये नहीं बोला कि भाई उसने क्या एक्सरसाइज किया योगा का, मुझे बोला कौन सी दवाई उसने ली एग्जैक्टली बताओ मुझे। तो मैंने कहा मुझे नहीं मालूम, मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि गड़बड़ी हो जाएगी तो मेरा ये हो जाएगा। मैंने कहा आप इसको फोन पे बात करो और पूछो योगा क्या कर रहा है ये, आप चाहते हो तो मैं कनेक्ट करूं। बोला नहीं मुझे योगा नहीं, मुझे चाहिए टैबलेट, स्टिमुलेंट चाहिए, इंस्टेंट वो चाहिए। मैं समझ सकता हूं, ऐसे लोगों की भी मैं प्रॉब्लम समझ सकता हूं। जो कॉन्सेप्ट वायाग्रा का आया है, वायाग्रा का इंस्टेंट एनर्जी आपको बूस्टर जो देता है, वो खतरनाक है, आपको पता नहीं होना चाहिए। हमारे आयुर्वेद में सचमुच कुछ इस तरह के एफ्रोडिसियक हैं, इधर इवन ग्रीक्स में है इस तरह के एफ्रोडिसियक, यस यस यस, जो लेस हार्मफुल है, या यस। लेकिन आपको तो इंस्टेंट रिजल्ट है अभी, मतलब अगर मतलब बस चले तो अभी हो जाए, बस इसी वक्त यहां पर, तो वो तो नहीं है। और देखा जाए जो लोग सबसे तंदुरुस्त होते हैं, बॉडी सिक्स पैक है, उन्हीं के सबसे यही प्रॉब्लम्स है सर, मैंने नोटिस किया। नहीं, और हार्ट अटैक्स भी हो रहे हैं, हाँ जो बहुत ही चिंताजनक बात है सिद्धार्थ, बहुत चिंताजनक बात है। लेट 30s, ये जो गया है अंकुश म्हात्रे, 38-40 ईयर्स का था, इतना बॉडी बना के क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये कौन सा ग्रंथि फंसी हुई है। इनफैक्ट एक और चीज होता है इससे सर, मैं नाम नहीं लूंगा बट ठीक है डिस्कस, जैसे एक लिस्ट एक्टर है, सुना है कि वो बहुत वायलेंट हो जाते हैं अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ, क्योंकि वो इंसान, लोग कहते हैं जब बात करोगे बड़ा प्यारा है, अच्छा है, हमेशा खड़ा रहता है, बट क्योंकि इतना फ्रस्ट्रेशन होता है
आप वायलेंट हो जाते हो अपने पार्टनर्स के साथ, क्योंकि आप जो मेन इश्यू है उसको आप एड्रेस नहीं कर रहे हाँ, वो तो- क्योंकि टैबू है, और आप ओपनली बात कर रहे हो, बट इट्स अ रियल सीरियस टॉपिक, क्योंकि वो दूसरे तरीके से निकल जाता है, फ्रस्ट्रेशन, मारधाड़, वायलेंस एंड ऑल दैट। आप रिग्रेट नहीं करते हो तमन्ना भाटिया वाला स्टेटमेंट, दूधिया बदन नहीं करते सर हो? मैं स्त्री, तमन्ना छोड़ दीजिए आप, मैं हर स्त्री का बहुत सम्मान करता हूं, बहुत सम्मान करता हूं। मैं कोई ऐसी बात नहीं बोलूंगा, मैं नाराज हो सकता हूं, मैं झगड़ा कर सकता हूं, अपमान नहीं कर सकता हूं। जैसे वो बात जब किसी ने आपसे पूछा कि तमन्ना का एक अर्लियर रिमार्क था कि मदर जो है अपने बच्चों को बोलते हैं खाते वक्त देखो आज की रात, तो अपने यहाँ कितने उम्र के बच्चे सो जाते हैं? 70 साल की उम्र का भी बच्चा हो सकता है ना। मैं होता तो पूछता कि कितने उम्र के सो जाते हाँ हैं। सही बात है। देखिए अंग्रेजी में कहते हैं ना, ही इज 4 years ओल्ड, आई एम 71 years ओल्ड। तो वो 4 साल का बच्चा है, वो 4 साल पुराना बूढ़ा है, मैं 71 साल पुराना बच्चा हूं। अंग्रेजी में बोलते हैं कितने हैं, बस फर्क है। लेकिन मैंने तमन्ना भाटिया की थी कि बहन कंगना रनावत को एक लेटर लिखा था, उन्होंने भी मुझे गलत समझा क्योंकि मुझे मालूम नहीं था, तो मैंने तो उनको लेटर लिखा पूरा इंटरनेट के ऊपर, भाई आपने मुझे जो समझा है मैं नहीं जानता हूँ आपको, बहन कंगना आपको लेटर बता सकता हूँ। तो मेरा उद्देश्य जो है हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, एक कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, बन गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। ये आग है उस हिंसा को जलाने की, उस क्रोध को, वेमेनिस्ट को, उस दुश्मनी को, उस नेगेटिव फोर्स को भस्म करके जलाने की, उसकी बात है। मुझे कुछ नहीं है। आपने 2-3 बार, एक बार हम लोग इवेंट भी कर रहे थे, आपने कहा जिस तरीके से मैं दिखता हूँ, जिस तरीके से मैं हूँ, और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि आप हो, कभी कभार मुझे मेरे लुक्स पे भी इनिशियली बोला था यार तू काला है, तू ये है वो है, ऑल दैट। मुझे लगता है कि आप अच्छे दिखते हो, पर आप बार बार एक लाइन बोलते हो, इस टाइम भी आपने बोला कि यार जिससे मैं दिखता हूँ, क्यों आपको लगता है कि आप हैंडसम नहीं हो? वही देख भैया, बस सीधी सिंपल सी बात है, मुझे मेरी रियलिटी से मैं बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हूँ, और मुझे उसका ना कोई अफसोस है ना कोई उसका सर अभिमान। रियलिटी क्या होता है सर? Reality आप रिलेटेबल फेस हो ना सर, आपको हर इंसान को ग्रीक गॉड होने की जरूरत नहीं है ना नहीं, सर। बिल्कुल सही है, आप रिलेटेबल फेस हो, लेकिन आप सर मेरे चेहरे हो, उनकी तरह चेहरे हो, वैसे हो आप। हाँ नहीं बिल्कुल ठीक है सर, जैसा हूं मैंने एक्सेप्ट कर लिया, और ये बात मैं क्वेश्चन के रूप में नहीं, मैं स्टेटमेंट के रूप में देता हूं। मुझे इसका जवाब नहीं सुनना है, भाई मैं ऐसा ही हूं और इसी तरह से मुझे बनाया, इसमें मैं ही समग्रता के साथ में ठीक काम कर सकूं, यही मेरा उद्देश्य तो है। आपको लगा प्रियंका चोपड़ा ने आपको किस नहीं किया क्योंकि आप सर्टेन वे में दिखते थे, वही था? हाँ और क्या हो सकता है, हीरो नहीं था। नहीं, वो लुक्स पे बेस था कि हीरो नहीं थे क्या? हीरो नहीं था, तो लुक्स के हिसाब से ठीक थे आप? पता नहीं, मुझे पता नहीं। और ये भी बात जो थी वो भी ये विशाल भारद्वाज की फिल्म क्या नाम है, सात खून माफ की थी, तो वो बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि भाई उन्होंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। पहली बार तो मैंने, विशाल जी आपसे पूछे? नहीं, जर्नलिस्ट ने पूछा होगा, ये बात तो 2010 की, तो 16 साल पुरानी, उन्होंने पूछा होगा कि क्यों नहीं किस किया। अरे मैंने कहा नहीं किया, उसकी नहीं मर्जी है, नहीं किस किया, नहीं सर क्यों नहीं किस किया। तो मैं फाइनली मैं झुंझला के मैंने बोला अरे हीरो होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। नहीं, पर जब उन्होंने नहीं किस किया आपको बुरा लगा? नहीं मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा। नहीं, बिकॉज आई एम नॉट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ urges और scenes और situations, कोच as a human being आपको यू लगा? कैन आस्क विशाल भारद्वाज। मैंने कहा, उसने कहा थोड़ा सा वो हिचकिचा रही है, मैं तो उसको बेटा बोलता था। उसके फादर को जान पहचान, वो ये सबसे पहले जब विश्व सुंदरी बनी थी तो अंताक्षरी में आई थी, तो कह लगे वो हिचकिचा रही है। मैंने कहा बिल्कुल वाजिब है, सीन काट दो। कह ले सर सीन थोड़े कटता है सर, विशाल भारद्वाज जैसे लोग सीन थोड़े काटेंगे। उन्होंने अनाउंस कर दिया सीन को और पूरा सीन तो किया गया, हो गया आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई क्या प्रॉब्लम है। मैं तो गंभीर अनकंफर्टेबल थी प्रियंका आपके साथ उस वक्त सीन के दौरान? नहीं, एक्टर का काम अगर अनकंफर्टेबल भी है तो कैमरे पे नहीं दिखना चाहिए ना। नहीं, बट सर जब आप आते हो, आप इंसान तो हो ना सर, आपको मालूम है कि प्रियंका चोपड़ा अनकंफर्टेबल है, प्रियंका चोपड़ा ये तो प्ले करता है ना। अगर आप मान के चलिए मैं आपके घर आता हूँ,
मुझे मालूम है अन्नू जी ने मेरे पीठ पीछे कुछ कहा है, मैं आपके घर आऊंगा, मैं ये थोड़ी हूँ अरे अन्नू जी तो मुझे घर बुलाया, डिनर करवा रहे, ये तो कहीं दिमाग में होगा कि अन्नू जी ने मेरे बारे में ऐसे क्यों बोला। आपको एज ए ह्यूमन बीइंग तो फील हुआ होगा ना कि प्रियंका ने नहीं हेजिटेशन ऐसा दिखाया। नहीं, ऐसा तो फील नहीं हुआ, ऐसा फील नहीं पक्का? हुआ। हाँ पक्का, ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, ना ही उसने ऐसा किया। दोनों गंभीरता के साथ अपने काम को कर रहे थे, और वही हमारे से, हमारा प्रोड्यूसर, हमारा डायरेक्टर, वही रिक्वायरमेंट है उसकी, वही चाहता था, हमने वो कर दिया। लोग कहते हैं कि जब ऐसा सीन होता है, इंटिमेसी कोचेस होते हैं सेट्स पे, ये तो अभी नया है, नहीं, उस समय तो नहीं अरे होता सर था। मैंने बहुत किए हैं ना ऐसे। तो इंटिमेसी कोच नहीं था? कोच कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं, फिर आप क्या करते हो उस टाइम पे? क्या करते हो आप? पूछते हो कि मैं आपका हाथ पकड़ सकता हूं, मैं आम पे हाथ रख सकता सर हूं? मैंने तो चुटकी बजा के टाइमिंग दी है, मैंने कहा इसके अंदर ऐड कर लेना 45 सेकंड, ताकि लड़की को डिस्कम्फर्ट देख के मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा ठीक है, क्योंकि कोई ज़माना हुआ था ना कि रिहर्सल के टाइम के ऊपर भी थोड़े से आते हैं कि तो आनंद रिहर्सल के टाइम पर भी उठा लिया जाए, इस तरह की भी मेंटालिटी के लोग हुए हैं और होते हैं। मैंने सुना है। लेकिन ऐसा अपने साथ तो कभी रहा ही नहीं है, तो मैंने चुटकी बजा के किया और फाइनली एक ही शॉट में सब एक कर दिया। नहीं, पर जब आप ऐसा बोलते हो ऐड करो ये सीन ताकि महिला एक्ट्रेस को ऐड नहीं, चुटकी बजा के मैंने रिहर्सल नहीं की मैंने। अच्छा, मैंने चुटकी बजा के टाइमिंग दी है, ये this ऐड 45 seconds more and that is going to happen in the actual shot, और एक्चुअल शॉट एक ही टेक में होकर कर दिया। नहीं, बट क्या आप डिस्कस करते हो वो एक्ट्रेस से कि आप कंफर्टेबल हो नहीं हो? ऐसा होता है? नहीं, आर यू ओके, पूछते हो? बस दैट्स इट, आर यू ओके, बस, ज्यादा भी नहीं पूछना है। क्यों? नहीं, मुझे नहीं भाई आपने स्वीकार दी है, आर यू ओके, मैं ऐसे करूंगा ये भी कुछ नहीं है। और मैं सच बोलूं, मेरे तो सानिध्य में जितनी भी ख़वातीन ने मेरे साथ इस तरह के सीन किए हैं, मैं किसी वजह से मैं आपको उनके रिकॉर्डिंग नहीं सुना सकता हूँ। मैंने उनको इतना सम्मान दिया है, इतना उनको कंफर्ट जोन में रखा है। आई एम नॉट ए डर्टी मैन। आई नो दैट सर, इसलिए तो मैं बात कर रहा हूँ सर। देखिए पूरा और आपको लगेगा ऐसा कि अरे बाप रे इंटेंस क्या सीन हो रहा है, लेकिन वही तो कलाकार होने की निशानी है। मेरा काम खुद महसूस करना नहीं है, आप एक दर्शक के रूप में मेरे काम को सराह सके, मैं आपको कन्विंस कर सकूं कि मैं वो हूं। जैसे यहाँ पे एक एक्ट्रेस थी बहुत समय पहले, 8-9 महीने पहले, तो उन्होंने मुझसे कहा कि एक एक्टर एक्चुअली अराउज्ड हो गए थे जब वो सीन कर रहे थे। हाँ, तो मेरे दिमाग में चल रहा था ठीक है वो सीन में अराउज्ड हो रहे थे ना, तो वो सही है या गलत है महिला के लिए? क्योंकि एक्टिंग कर रहे हैं पर महिला को समझ है कि अराउज्ड हो रहे हैं। अरे महिला सर, आप तो स्पर्श की बात कर रहे हैं, वो लुक से पहचान जाती है। ईश्वर ने उसको इतना महान बनाया है, वो लुक से पहचान जाती है। आप उसको कैसे देख रहे हैं? तो अगर एक इंसान अराउज्ड हो जाता है उस सीन में, जो सीन का डिमांड है, वो सही है या गलत? नहीं, अराउज हो गया उसका अपना है, लेकिन डायरेक्टर को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए। देखिए, एक फिल्म आई थी, मैं एक फिल्म का रेफरेंस दे सकता हूं जिसका नाम था लास्ट टैंगो इन पेरिस। उसमें कौन था उसमें? मार्लन ब्रांडो एंड एक लड़की का नाम मैं भूल गया, जिसमें लड़की को बताया ही नहीं गया। बर्तलुची ने मार्लन ब्रांडो के साथ ये किया कि इसको लड़की को पता नहीं लगना चाहिए, और रेप का सीन है उसके अंदर, और ये बहुत ज़्यादा पब्लिसाइज हो गया उस ज़माने में। लास्ट टैंगो इन पेरिस को भी बने हुए 50 साल 60 साल हो गए, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये भी एक पब्लिसिटी स्टंट था, लास्ट टैंगो इन पेरिस का। वो एक्चुअल ऐसा नहीं हुआ, लेकिन कुछ इस तरह की घटनाएं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, जहां पर जो हीरो साहब थे वो कुछ ज़्यादा ही गॉट कैरिड अवे, एंड कट बोलने के बावजूद वो छोड़ नहीं रहे थे, और हीरोइन को पीछा छुड़ा के भागना पड़ा। बेचारी 2 दिन तक वो कमरे से बाहर नहीं निकली। अगर वो आपका पॉडकास्ट देख रही हो तो मेरे साथ आप अग्री करोगे। आप सुन रहे हो मेरी बात? कभी कोई महिला आपसे अनकंफर्टेबल हुई है? नहीं, ना मेरे स्पर्श से, ना मेरे सानिध्य से। ये सारे मूव्स डिसाइडेड होते हैं? यार एक बार बताऊं, अब ये क्या नाम क्या ले रहे हैं जिन्होंने इस तरह के इंटीमेट सीन के, उन गधों को कुछ मालूम तो है नहीं कि क्या कर रहे। मैंने तो डायरेक्टर से पूछा, तूने जिस एंगल का कर लगाया, कभी किया है तूने सेक्स प्रॉपरली किया? कौन से इसमें कर रहा है यार, सच में आपसे बोल रहा हूँ। तो वो घबरा भी गए। मैंने कहा मैं अच्छा, आप फिक्र मत करो, अच्छा करते लगाओ कैमरा तुम्हारा। हाँ, अरे सर, उसमें तो लॉजिक की बात करो, तर्क की बात करो, रीजन की बात करो। आप
नवाज भाई से अपसेट थे एक इंटरव्यू के दौरान, क्या हो गया था? मैंने सुना कि वो अपने लव लाइफ के बारे में बोल रहे थे और उन्होंने एक स्टेटमेंट बोली, आते जाते रहते हैं, जब उनसे पूछा गया अपने लव लाइफ के बारे में। हाँ, ऐसा कुछ था कुछ। क्या हो गया आप दोनों के बीच में? नहीं, मेरे वो मैं तो उसको जानता भी नहीं कौन है वो। मैं रियली नहीं जानता। एक किसी से आपने आप मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया है, और अगर मैं अनाप शनाप जवाब दे लूँ, 800 लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो मैं क्या बोलूँगा आपको? मैं कुछ बोल नहीं सकता, ठीक है। मेरा आप होस्ट कर रहे थे, वो जवाब दे रहे थे। हाँ सर, जैसे आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, अब मैं आपके सवाल का जवाब ही आड़ा तिरछा दूं, तो आपका पॉडकास्ट कैसे बनेगा? फेयर नहीं है। हाँ, आप देखिए, एक बात सुनिए। सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप मुझसे किसी स्त्री के बारे में पूछें, मेरे जैसा आदमी आपका इंटरव्यू ले रहा है और कहे कि आपके जीवन में कुछ तो हुआ, मैं लड़की को सम्मान जरूर दीजिएगा, आप ध्यान रखिएगा, जी सर। वो डिजर्व करती है। कोई भी स्त्री हो, आप लड़ लो उससे, आप झगड़ा कर लो उससे, निरादर मत कर, इंसल्ट मत कर, ह्यूमिलेट मत कर। सर 2011, अभी 15 साल पहले, एक एक्टर का, एक स्टार लड़के का पूरा करियर बर्बाद हो गया, पूरे बर्बाद, लाइफ बर्बाद हो गई सर। वो फिलीपींस में जाके कपड़े का व्यापार कर रहा है, इतना अच्छा एक्टर था सर। शाइनी आहूजा, मैं किसी का नाम ठीक नहीं, है, मैं ले रहा हूं ना। एक गलती ने, बड़ी गलती है ना सर? नहीं सर, उसकी गलती नहीं थी। क्या बोलूं सर, ठीक है, ठीक है, नशे के अंदर आके अपमान कर दिया, ये गलती थी। क्या बात कर रहे हैं सर? ठीक है, आप नाम मत दीजिए, मुझे समझाइए आप क्या कह रहे हैं। जो भी जिस तरह से वो सामने आया सर, वो वैसा नहीं था। अच्छा। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन किसी ने इससे कुछ मांगा, मे बी कैश, उसने ये अपमान का जो शब्द था ना, शराब, नशा, वो आहत हो गया। बंदा आहत हो गया, बंदा घर पहुंचता है, रो रहा है, भाई आया, क्या हुआ? ये भाई को बर्दाश्त नहीं हुआ। भाई ने कहा, अरे ये मेरी बहन। अरे सर, हर एक की बहन की इज्जत आपको करनी चाहिए, ये मूर्खता हो गई उससे। ठीक है सर, अभी क्या, भगवान उसको दोनों को ही सुखी रखे, मेरा तो आशीर्वाद है। जहाँ पर भी है, वो जो खातून है वो भी वहाँ पर, और जो जेंटलमैन है वो भी अपनी जगह पे सुखी रहें और भूल जाए जो भी कुछ दुख भरी बातें हुई है, अपने बच्चे के साथ, अपने पत्नी बच्चों के साथ सुखी जीवन बिताए, यही मेरा आशीर्वाद है। आपको लगा नवाज उस कॉन्वर्सेशन में अपने आप को डिसरिस्पेक्ट किया उन्होंने? हाँ, नहीं करना चाहिए था। 800 लोगों के सामने लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं। मैं तो कसानोवा से भी पूछता तो वो शायद ये जवाब नहीं देता। ये निरादर है। आते जाते रहते हैं सर, बहुत आते जाते रहते। कहाँ आते जाते रहते हैं? तो अब मैं आगे क्या बात करूं? आपने तो वो बातचीत के तो द्वार ही मेरे लिए बंद कर दिए। एक श्रृंगार की बात अगर है कि भाई किसी के साथ, और मैंने ही पूछा किसके साथ प्रेम हुआ, कोई जिंदगी में दिल, ऐसे ही पूछा। मैंने गर्लफ्रेंड शब्द का तो इस्तेमाल मैं कभी करूंगा ही नहीं। उन्होंने कहा नहीं, आते जाते रहते हैं। अगर ये भी बोलते कि दिल के दरवाजे मैंने खुले हुए रखे हैं, एक उम्मीद आप करते हैं, एक पढ़ा लिखा आदमी है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का बंदा है, आप उम्मीद करते हैं कि अच्छी साहित्यिक भाषा का इस्तेमाल करेगा वो। लेकिन आप अगर ये इस तरह से फ्रिवलस लैंग्वेज में, इफ यू विल कन्वर्स एंड यू शो द डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स विमेन, मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं फिर बोलने के लिए। मैं क्या बोलूं, आगे क्या बोल सकता हूं? तो मैंने बहुत जल्दी वाइंड अप कर दिया। बल्कि वहां पर लोगों को मुझे ज्यादा बोलना पड़ा। कुछ लोगों ने मेरे मैनेजर से कहा कि अन्नू जी ज्यादा बोल रहे, तो मैंने मैनेजर से कहा कि भाई आपने जिसके सामने बिठाया वो तो बोलने के लिए तैयार नहीं है। मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, वो केमिस्ट्री के बारे में बात नहीं कर रहा है। मैं फिल्मों की बात कर रहा हूं, मैं फिल्म के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। मैंने उसके लव लाइफ के बारे में पूछा, घर कैसा है, पत्नी बच्चे, उसके बारे में बात नहीं करता, तो क्या बात करूं मैं? आई अंडरस्टैंड, क्योंकि ये मैं भी इंटरव्यूज करता हूं तो मैं समझ सकता हूं आप क्या कह रहे हैं। मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ तो बात करें ना। आपके तो साथ मेरी बात तो पता नहीं कहां से बृहदारण्यक से शुरू होके और कीगल और विलियम मास्टर और वर्जीनिया जॉनसन के एक्सरसाइज के ऊपर आ गई है। पीसी मसल की भी बात की है हमने। हमारे पास तो है ना, इसलिए बात करते हैं ना।
लेकिन अगर कोई सब्जेक्ट ऐसा निकला जो मुझे मालूम नहीं है तो मैं विनम्र पूर्वक निवेदन कर दूंगा, सर मैं अज्ञानी हूं। अज्ञानी को आप फांसी तो नहीं दे सकते ना। मेरा अज्ञान होना मेरा पापी होना तो नहीं है ना। आपने कपिल शर्मा शो में कहा कि अगर आप चीट करते हो बस पकड़े मत जाना। हाँ, मैंने कहा ये प्रैक्टिकल तुमको आपको बता रहा हूं। सर्वप्रथम बात यह है कि चीट मत करना। तो बहुत बैकलैश मिला उसको है कि आपने चीट मत करना, कि आपने बोला चीट करो तो पकड़े मत जाना। ना 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 ना, नहीं, ये बिल्कुल नहीं। मैंने कहा सर्वप्रथम मैं आपको बोलूंगा कि चीट मत करना। लेकिन अगर जवानी की लहरें बहुत ज्यादा उफान मार रही हैं और ये जवानी की लहरें बहुत ज्यादा उफान मार रही हैं और मजबूरी में बह जाते हो, यू गेट कैरिड अवे, तो मेक श्योर दैट यू डोंट शेयर इट विथ योर वाइफ। ये मैंने कहा था। बहुत सारे केस है सर जहां बंदे ने हरिश्चंद्र बनने की कोशिश की। राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र थे और श्री रामचंद्र के 9 वंश पहले वो आए हुए थे, रघुकुल के अंदर थे, सूर्यवंशी थे, अयोध्या के राजा थे, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र महाराज। कि मैं सत्य बोलूंगा। आपने कहानी पढ़ी होगी ना राजा हरिश्चंद्र की, स्कूल में तो पढ़ा है। मतलब सर हम उसके ऊपर काम ही नहीं करते। जबकि आप ताज्जुब करेंगे, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री ने सर्वप्रथम जब वेस्टर्न आविष्कार आया, वेस्टर्न इन्वेंशन, दैट वाज फिल्म मेकिंग, कैमरा, साउंड, एडिटिंग, तो हमारे दादा साहब फाल्के, स्वर्गीय दादा साहब फाल्के ने वेस्टर्न इन्वेंशन के ऊपर कंटेंट क्या बनाया? विशुद्ध भारतीय राजा हरिश्चंद्र बनाया। ये बहुत बड़ा लेसन है हम सबके लिए। इन्वेंशन तो आपका वेस्टर्न है, लेकिन कंटेंट और आत्मा और स्पिरिट विशुद्ध रूप से भारतीय है। जब भी राजा हरिश्चंद्र की कहानी कही गई है वो कभी फ्लॉप नहीं हुई है, कभी फ्लॉप नहीं हुई है। आप इतने प्यार से बात करते हो ओमपुरी के बारे में जी, मंडी के टाइम पे। मैंने दूसरे एक्टर्स के बारे में पूछा, पर आपने ओमपुरी के बारे में बोल दिया, 2-3 बार बोला है। पर आप ओमपुरी साहब को कोर्ट ले जाने वाले थे। हाँ सर, वो एग्जैक्टली वो क्या था? पर्सनल, मैं कोर्ट तो नहीं ले जाने वाला था, लेकिन ये था कि वो पर्सनल निजी जिंदगी है। मेरी फैमिली है, उनके स्वर्गीय पिताजी आते थे, मैं छोटे से कमरे में रहता था और वहाँ पे कहते थे, भाई तुझे क्या ऑब्जेक्शन है, मेरा बेटा तेरी बेटी से शादी करना चाहता है। और फाइनली 6 जैन 2017 को 66 ईयर्स के में उनका दुखद अवसान हुआ, स्वर्गीय ओमपुरी का। बहुत बेहतरीन एक्टर थे, सच में आपको बोल रहा हूँ। सर कितने नेचुरल सर। अरे सर, कॉमेडी करवा लो, सीरियस काम करवा लो, जो काम करवाना है आपका करवा और लो, स्ट्रेट फेस के साथ। अरे सर सर सर, स्वर्गीय ओमपुरी जैसा महान अभिनेता, सर क्या बात कर रहे हैं। लेकिन वो एक अलग बात थी। अब वो बन गए किसी के पति, और उन्होंने किसी का पति बनने के बाद जिस स्त्री को के साथ विश्वासघात किया, वहां गड़बड़ हो गई सर, वहां गड़बड़ हो गई। तो आपकी बहन थी। और इत्तेफाक से सर उस स्त्री का मैं भाई हूं, मैं भाई हूं सर। बहुत हर्ट हुआ आप? अरे सर जीवन के 10 साल पहले ही चले गए होते वो, मेरी बहन ने उन्हें संभाला है। अब जब शरीर शिथिल हो चुका है, जर्जर हो चुका है, तब आप वापस लौट के आ रहे हैं। मैं उसके ऊपर भी क्रोधित था, बहुत बहुत अपसेट था। लेकिन मेरी बहन आज ओमपुरी साहब नहीं है, उनका बेटा है, और मैं आज भी उनके बेटे के लिए और उनकी जो नंदिता है उनके लिए भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, आप सुखी रहें और स्वस्थ रहें। मेरे मन में किसी के लिए कोई बैर नहीं है। लेकिन अफसोस है क्योंकि मेरी बहन की ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई। मेरी बहन सीमा कपूर की तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई सर। उसके पास तो कोई सहारा भी नहीं है। वो कहानियां सुनाने जाऊंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी सर, क्योंकि वहां पे तो मेरा भाई आ जाएगा। वो मुझसे घबराते भी बहुत थे। ब्लंट बोलता हूं ना मैं डरता नहीं हूं सर।
डेलुलू सोलुलू, बच्चे की जान लोगे क्या? हाई ऑन चाय, चाय प्रेमी विचित्र प्राणी, बुलाती है मगर जाने का नहीं. Yes, Angar's latest collection of t-shirts, hoodies, jumpsuits are out. Trendy, cool, new designs with slogans that you and I see in our daily lives at affordable prices. Also, if you're an Angar customer, if you have the Angar merchandise with you, click pics with them and post it on your Instagram and tag me at @Sid_Kannan and I would love to repost them. Angar pehno और Angar मचाओ. आप हेल्पलेस फील कर रहे थे जब ये सब हो रहा था आपकी बहन के साथ? हाँ सर, मैं कुछ कर नहीं पा रहा था, कुछ नहीं कर सकता था. तो मैं जब खुद पे आती है तो हम सब संभाल सकते हैं, बट बीवी हो, बच्चा हो, बहन हो, वो ज़्यादा दर्द देता है ना. सर इसीलिए मैंने 24 में 14 दिसंबर को एक मिशन शुरू किया. वो इत्तेफाक से पिछले साल नहीं कर पाया क्योंकि उस दिन मैं लखनऊ टू मुंबई ट्रेवल कर रहा था. उसका नाम मैंने रखा और सम्मान वॉशिंग द फीट. सम्मान वॉशिंग द फीट. सम्मान वॉशिंग द फीट. आपके जीवन में 4 स्त्रियां बहुत महत्व रखती हैं. आपकी माता, आपकी बहन, आपकी पत्नी और आपकी बेटी. आप ताज्जुब करेंगे, इन्हीं 4 संबंधों को लेकर सामने वाले को अगर आपको अपमानित करना है तो इन्हीं की गालियां देकर वो आपको क्रोध में लाएगा. इनका अपमान करा. ये मेरे साथ होता है सर. सामने वाला समझता है कि ये शांत आदमी है, मैं बहुत शांत इंसान हूं, पर मुझे इसमें इतना गुस्सा आता है. माता, आपकी बहन, आपकी पत्नी और आपकी बेटी को अपमानित करके वो आपको गाली आपको वो दे रहा है. सो मैंने इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि हमारे जीवन में ये 4 कितनी इंपॉर्टेंट हैं, मैंने लोगों को कहा, ये बड़ौदा में स्टार्ट किया था, प्रेस भी आई हुई थी पूरी, कि हम 14 दिसंबर को अपने जीवन की इन 4 महिलाओं के पैर धोएंगे. सिर्फ सम्मान वॉशिंग द फीट. मैं करूंगा सर, प्रॉमिस. आप मेरा साथ दीजिए सर. मैं आपको बताऊंगा कि खड़ा हूं. मेरे बच्चों ने अपनी मदर के, मैंने अपनी वाइफ के पैर धोए, मैंने अपनी बहन के पैर धोए, मेरे बच्चों ने अपनी माता के पैर धोए. हमें सिर्फ पैर धोना है. इट इज जस्ट अ जेस्चर. सम्मान वॉशिंग द फीट. 4 हमारे जीवन की सबसे जो इंपॉर्टेंट महिलाएं, हमारी माता, हमारी बहन, हमारी पत्नी और हमारी बेटी, इनके पैर धोने. मेरा बस चलो तो संपूर्ण स्त्री जाति के पैर धोऊंगा. तो ये सब ये कमेंट जो करते हैं ना, तो मुझे लगता है यार ये तुम क्या मेरे को इन चक्करों में डाल रहे हो सर. मैं इन सबसे दूर हूं भाई. और अगर मैंने किसी के बारे में उसके शरीर को देखा भी है तो बड़ी कमाल की बात है. मैं हो सकता है उसके शरीर की प्रशंसा कर रहा हूं, हो सकता है मेरी वासना मैं नहीं हूं, मैं उसकी चाहत नहीं है, मेरे मन में उसके प्रति वासना नहीं हो. 2 अलग अलग चीजें हैं. मैं प्रशंसा कर सकता हूं आपकी, लेकिन जरूरत नहीं कि मैं आपकी गाड़ी को देख के उसका मोह. आपने रोल्स रॉयस गाड़ी खरीदी, बहुत अच्छी सुंदर गाड़ी है, लेकिन मुझे इसकी चाहत नहीं है. मैं आपकी गाड़ी से लालच नहीं है मुझे. ये भी तो हो सकता है ना सर. आपने महिलाओं के बारे में बात किया. कभी आपको लगता है कि अगर तमन्ना आपके सामने हो, आप उनसे कुछ कहना चाहोगे? नहीं, कुछ नहीं. हाथ जोड़ के नमस्कार करूंगा. कोई प्रॉब्लम नहीं. क्लैरिफाई नहीं करेंगे? नहीं, क्लैरिफाई का क्या करना है. अगर वो मुझसे पूछेंगे, आपने कहा हाँ मैंने किया, तुमको बुरा लगा, मैं तुम्हारे पैर छूता हूं, खत्म. बात ही. अब क्या बोलो, क्या बोलेगी एक आदमी? 71 साल का आदमी उसके पैर छुएगा तो वो क्या बोलेगी? क्या बोलेगी? कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि मैं बेईमानी के साथ तो कर नहीं रहा हूं. थैंक यू सो मच अन्नू जी, आप आए. क्या बोलते और दिल से बोलते आप, सच्चे दिल से. एक छोटा गिफ्ट देता हूं. मेरी वाइफ है ना नेहा, उन्होंने कवाई कॉस्मेटिक्स परफ्यूम फॉर किड्स एंड ग्रोन अप स्टार्ट किया है. सेफ है सर, वाटर बेस्ड, नो अल्कोहल, विटामिन ई है, माने सेफेस्ट है. 6 घंटा रहता है फ्रेग्रेंस, बट मोस्ट प्रॉब्ली सेफ है. पीछे देखिए कौन सा कलर आपको पसंद है सर? मतलब ब्लू वाला. अरे ले लो ना सर. थैंक यू. ये कवाई कॉस्मेटिक्स यानी क्यूट, जी जापानीज में क्यूट है. थैंक यू. ये आपके लिए, आप ब्लू भी पहनिए. ब्लू भी पहना.
हाँ, नेहा को बहुत सारा प्यार दीजिए। 5 साल मेरी वाइफ ने रिसर्च किया जी। इस पे, ताकि बच्चे लोगों को सही जी परफ्यूम ज़रूर मिले। ज़रूर, मेरा आशीर्वाद है, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत ब्लेसिंग्स है, वही मेरे पास है, वही मेरा ख़जाना है, और मेरी ब्लेसिंग्स लगती भी हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर, जय हिंद, आपके अंदर वंदे इतना वार्म थे, इतना वार्म थे। जैसे मैंने कहा आपसे इंटरव्यू से पहले, पॉडकास्ट से पहले, कि आपके बेटे से मैं मिलता हूँ। मातरम। जी ब्रिलियंट अपब्रिंगिंग सर, जी, अच्छा बंदा है, बहुत सॉर्टेड है, सिंपल है, हमारा सबसे हम्बल बड़ा है। बेटा है कवन, और आप ताज्जुब करेंगे, अपने मुंह से कहना अच्छा नहीं लगता, हमारे एरिया के जितने बिल्डिंग के वॉचमैन हैं, उनको कोई भी दुख मुसीबत हो, सबके पास कवन बाबा का, हमारा बड़ा बेटा है, सबके पास कवन बाबा का नंबर है। वॉचमैन हो, हाउसकीपर हो, कुछ भी हो, कवन बाबा, एंड ही इज़ नॉट इनटू पॉलिटिक्स, उसको अच्छा लगता है। हर कोई भी दुख मुसीबत हो, हॉस्पिटल ले जाना हो, दुख मुसीबत बीमारी हो, कवन कवन बाबा को फ़ोन कर लो। तो इस मामले में बहुत अनुकंपा है एग्जिस्टेंस की, कि ऐसे बच्चे हमें मिले। और एक एक सवाल का आपने जवाब दिया, आपने कोई डिविएट नहीं किया, आई टू आई आपने बात की। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। ऑलवेज अ फैन, एज अ परफॉर्मर तो आप हैं ही, पर एज अ ह्यूमन बीइंग भी बहुत बड़ा थैंक यू, फैन हूँ आपका। थैंक यू, अनु कपूर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।